हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं स्ट्रिंग वेव्स रिवीजन लेक्चर 2 के साथ। तो प्यारे बच्चों, पहले हम लेक्चर में क्या पढ़ चुके थे? इक्वेशन ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, है ना। आज हमको पढ़ना है बेटा एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? एनर्जी के बारे में। बेटा वो रोब जो थी तड़प रही थी, कह रही थी हमारे में रफ्तार रफ्तार बता रहे हो, हमारे पास एनर्जी भी बताओ दुनिया को, बताओ। तो हमने कहा ओके बिल्कुल बताएंगे। तो बेटा हमने देखा कि एक रोप थी, उसमें वेव जा रही थी, उसमें एक वेव जाती। तो बेटा देखो, अब ये ना ट्रांसवर्स वेव है प्यारे बच्चों। ये पॉइंट यहां गया, ये पॉइंट यहां गया, तो रस्सी की जो लेंथ थी, जो dx थी, क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो कुछ बढ़ गई है? अब ये चीज मान लो dy है, थोड़ा बड़ा दिखाऊं या इतने में चल जा रहा है? थोड़ा ऐसा ऐसे बनाया। तो वैसे तो एम्पलीट्यूड बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमको छोटे एम्पलीट्यूड्स के बारे में ही चर्चा करनी है। ये dx है, जो dx लेंथ थी, ये dy चीज है, ये चीज, और ये dl हो गई लेंथ। कितनी हो गई प्यारे बच्चों लेंथ? dl हो गई। अरे हाँ ना बोलो। तो अगर कोई पूछेगा कि इसकी लेंथ में इलोंगेशन आए तो हम क्या कहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल है, दिख रहा है dl बड़ा है। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? टेंशन इनटू इलोंगेशन, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाँ ना बोलो। आया कि नहीं है? तो जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर, बोलो, प्लस dy स्क्वायर। ये हो गई। और पहले कितनी थी? dx। तो ये आया इलोंगेशन। करेक्ट है? किसी ने कहा सर इसको यहां पे dx स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। इमेजिनरी dx स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया। अब dx कॉमन भी ले लो बाहर, ये आ गया छोटा सा इलोंगेशन de। ये क्या है? इलोंगेशन de। तो de क्या आ जाएगा? dx। और यहां पे dx स्क्वायर ऊपर नीचे लिखूं या समझ गए? लिख दिया। तो dx स्क्वायर बाहर जाएगा तो बचेगा क्या? 1 प्लस डेल वाई बाय डेल एक्स का स्क्वायर की पावर 1/2। नहीं समझ में? अरे यहां dx स्क्वायर लिखा, लिख देते हैं लो यार। dx स्क्वायर और dx का स्क्वायर माइनस dx आया समझ में? ये अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर लेंथ हो गई, dx थी, तो ये आ गया इलोंगेशन। ठीक है, तो -1 क्योंकि dx तो बाहर ले लिया। अरे हाँ ना बोलो। अब बेटा हमने जो वेव्स पढ़नी है उनके एम्पलीट्यूड छोटे छोटे हैं, दैट इज स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है प्यारे बच्चों वो बहुत छोटा है। अगर एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो ही स्लोप ज्यादा होगी, अगर एम्पलीट्यूड छोटा है तो स्लोप कम है। डेल वाई बाय डेल एक्स कम है, डेल वाई बाय डेल एक्स कम है। तो बेटा यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर n क्या बन जाएगा? 1 प्लस एन एक्स। ये स्क्वायर था। तो यहां से इलोंगेशन क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहां से इलोंगेशन निकल के आ रहा है dx 1 प्लस हाफ डेल वाई बाय डेल एक्स का स्क्वायर -1। ये 1 गया, ये आ गया इलोंगेशन। तो टेंशन इनटू इलोंगेशन, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी। छोटी सी जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो आ गई t dx हाफ डेल वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ना बोले? कोई दिक्कत नहीं है? अंडर रूट टी बाय म्यू होती है रफ्तार, अंडर रूट टी बाय म्यू होती है वेव की रफ्तार, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, तो यहां से टी कितना आ जाएगा? म्यू वी स्क्वायर। समझ जाएंगे? पुट कर दो म्यू वी स्क्वायर डेल वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर और एक हाफ भी है और एक dx भी है, तो म्यू dx इकट्ठा कर देते हैं। और ये चीज क्या बन जाएगी? vp स्क्वायर। बेटा vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स, vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल टी इज माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स, तो ये vp स्क्वायर है। ये क्या बन गया? हाफ म्यू dx vp स्क्वायर। ये आ गई छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आ गई? छोटी सी। कैसे निकाली? dx लेंथ थी, dy ये चीज है, अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर लेंथ हो गई। पहले थी dx, जो डिफरेंस आया वो इलोंगेशन है। टेंशन इनटू इलोंगेशन हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी, इसका मास कितना होगा? म्यू dx। 1 लेंथ का मास म्यू है तो dx का क्या हो जाएगा? म्यू dx। हाँ ना बोलो। और उसकी ये तो हो गया मास, हाफ एम वी स्क्वायर होती काइनेटिक एनर्जी, और वेलोसिटी क्या है? वीपी स्क्वायर। दैट इज du और d के दोनों बराबर है, du और d के दोनों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है, दोनों के दोनों बराबर है। पर अजीब बात ये लग रही है, पर अजीब बात प्यारे बच्चों ये लग रही है कि बराबर कैसे हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी? कर तो SHM रहा है, कर तो बेटा बराबर कैसे हो सकती है? लग तो रहा है बराबर तो होनी नहीं चाहिए, बड़ी अजीब बात लग रही है। बेटा पहले क्या होता था, हमने स्प्रिंग को ना ऐसे पकड़ा था, स्प्रिंग को ब्लॉक से लगाया था, खींचा था, छोड़ा था, हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सपेंस पे काइनेटिक एनर्जी आ रही थी।
पर यहां कोई रस्सी को पकड़ के पीछे से हिला रहा है, तब वेव जनरेट हो रही है, हाँ ना बोलो। तो इसका मतलब क्या है, यहां कोई ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है, पहले जैसा ऑसिलेशन नहीं है, तो यहां पे कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि यहां तो कोई पीछे से हिला रहा है और उसको खींच रहा है, ऐसे करके धकेल रहा है। तो एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी, अगर कह रहा हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ेंगी, साइमल्टेनियसली घटेंगी। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि पीछे से एनर्जी आ रही है और वो आगे निकलती भी जा रही है साथ साथ में। जब एनर्जी ज्यादा आई तो एनर्जी बढ़ गई, जब एनर्जी निकली ज्यादा तो एनर्जी घट गई। अरे हाँ ना बोलो यार। पर आओ एक बार ऐसा करते हैं कि फील करने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्यों बराबर हो सकती है। आइए देखिए, देखो प्यारे बच्चों, जो एक्सट्रीम पे पार्टिकल है उसकी रफ्तार क्या होती है, जीरो, हाँ ना बोले। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो है। अच्छा अब देखो, ये जो dx लेंथ है, ये पहले भी dx थी और अभी भी dx है, इसमें कोई इलोंगेशन नहीं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, करेक्ट है। जहां पे इलोंगेशन ज्यादा है, कहां पे, जहां पे स्लोप ज्यादा होगी, जहां स्लोप ज्यादा होगी वहां इलोंगेशन ज्यादा, और जहां इलोंगेशन ज्यादा है वहां जहां पे इलोंगेशन मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और मीन पोजीशन पे ही तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि स्पीड मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, तो यही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और जहां पे स्लोप कम है, आप देखिए ध्यान से, जहां स्लोप कम है वहां पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम होगी। अगर यहां u है ना, और k है, तो यहां पे u होगी। और बेटा मीन पोजीशन से दूर है तो रफ्तार भी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। हाँ दिख रहा है, दोनों की दोनों साथ साथ में बढ़ घट रही हैं। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो सकती है, ऐसा मेरे को महसूस भी हो रहा है, ऐसा मेरे को दोनों जीरो और मैक्सिमम साथ में, जहां पर कम है दोनों की दोनों कम है, ऐसा लग रहा है मेरे को, बराबर हो सकती हैं। क्या ये बात की फील आ गई है? हाँ, किसको काइनेटिक एनर्जी समझ में नहीं आई थी, अब आ गई? काइनेटिक एनर्जी में तो कुछ नहीं था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कहते नहीं आई थी, तो एक बार फिर मेरे को समझ में आता, इतनी लंबी चौड़ी राम कथा करनी थी। काइनेटिक एनर्जी तो बेटा हाफ mv² थी, हाँ ना बोलो, आ गया। अब एनर्जी का कोई फायदा नहीं है, वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वेव इज, अब वो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पावर, पावर ट्रांसफर। मेरे को बात किसकी करनी है प्यारे बच्चों, पावर ट्रांसफर की, है ना। लेकिन मेरे को आज ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई, मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर सेम फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, हाँ ना बोलो, समझ में आ गया। उसकी अगर किसी एक एलिमेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो 1 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 1 जूल है। अच्छा, एक एलिमेंट की बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि रोप के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी काइनेटिक एनर्जी है, हाँ ना बोलो, नहीं है। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। मतलब मान लो सबकी बराबर बराबर होती है, मतलब सबकी अगर बराबर होती तो टोटल क्लास की जो पोटेंशियल एनर्जी होती वही काइनेटिक एनर्जी होती। अरे हाँ ना बोलो, राहुल तुम्हारे पास तो काइनेटिक हो ही नहीं सकती ना, खाली पोटेंशियल ही पोटेंशियल। चलिए भाई, भाई समझ में आ गया, नहीं आ गया, आ गया। तो प्यारे बच्चों, मैं तुमको क्या बताऊं यार, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसका कोई फायदा नहीं। अब ये एनर्जी आगे जाएगी तो हमको बताना है पावर ट्रांसफर कितनी रेट से हो रहा है, पावर ट्रांसफर कितने रेट से हो रहा है। आइए देखिए, अब पावर ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करूंगा समझाने की, अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है। बेटा मन लगाएंगे, अगर एक एक स्टेप सुनेंगे, एक स्टेप नोट करते जाएंगे, साथ में पॉज करते चलिए ना, जहां पर समझ में ना आए, और ध्यान से देखते चलिए तो चीजें पक्का क्लियर हो जाएंगी। अब बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, हेलो, अच्छा मेरी बात सुन, मजाक नहीं करे, है ना। तो बेटा यहां पर जो एनर्जी है इस dx के पास, dt टाइम में वही एनर्जी जो होगी वो अगले वाले dx के पास आ जाएगी, इसकी एनर्जी अगले dx के पास चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बेटा मैं कह सकता हूं जो इसके पास dx के पास एनर्जी वो dt टाइम में आगे चलेगी dx के पास, और टोटल एनर्जी थी क्या, du प्लस dk, नहीं आया। और du प्लस dk को मैं म्यू dx vp स्क्वायर कह सकता हूं, mv², हाफ mv², हाफ mv², mv², कह दो, आया नहीं आया, हाँ ना बोलो। अब ये जो एनर्जी dE है ना, ये dt टाइम में इसके पास चली जाएगी, तो पावर पता है क्या हो गई, dE एनर्जी गई dt टाइम में, तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी इस हिसाब से, dE बाई dt। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलते हैं, क्या बन गया ये, म्यू dx वेव ने ट्रेवल किया dt टाइम में, तो dx बाई dt हो गई वेव वेलोसिटी vp²। क्या आ गया, म्यू
वीपी स्क्वायर वी। कह दो आया समझ में? हाँ ना बोलो यार। तो म्यू वीपी स्क्वायर वी। किसी का सर पावर तो एफ डॉट वी होती है, किसी का सर पावर तो, ये आप क्या कर रहे हो, डी ई बाई डी टी से कर रहे हो, एफ डॉट वी से क्यों नहीं कर रहे? ऐसी मेरी मर्जी, कर लो एफ डॉट वी से कर लो तो भी यही आंसर आएगा, अलग थोड़ी ना आ जाएगा। करो एफ डॉट वी से, रहने दो। लो यहां पे टेंशन टी है, यहां पे टेंशन, अब अगर ये वेव आगे बढ़ेगी तो पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, वीपी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अरे हाँ ना तो बोल दो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? एक बार दिखा रहा हूं एफ डॉट वी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। मान लो एंगल थीटा है, स्लोप तो कम होती है तो बात मालूम है, ये थीटा तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। एफ और वी में एंगल 90 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एफ डॉट वी अगर इससे पावर निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, टी का मैग्नीट्यूड टी और वीपी का मैग्नीट्यूड है ना, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। एफ डॉट वी यही होनी चाहिए पावर। अरे हाँ ना तो बोलो यार। अब बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इस जो मैंने कंडीशन ली वहां पे वो नेगेटिव है, वीपी नेगेटिव है ना, जो मैंने कंडीशन ली है दिख रहा है? yes, जो मैंने कंडीशन ली वो वीपी वहां पे नेगेटिव है। अभी मैथ सर बाहर मिले, कहते सर मॉड ऑफ एक्स को ना माइनस एक्स लिखते हैं जब एक्स छोटा होता है तो, जीरो से। हाँ ना बोलो, एक्स नेगेटिव होता है तो मॉड एक्स माइनस एक्स बन जाता है। पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगा देते हैं। हाँ ना बोलो, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस टी वीपी बन गया। बोलो आया? साइन थीटा बन गया। फिर साइन थीटा कहता मैं तो टेन थीटा हूं, लड़ने लगे मैं टेन थीटा बनना चाहता हूं, है ना। मैंने कहा क्यों? कहते थीटा बराबर तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर होंगे। हाँ ना बोलो यार। छोटा है ना ये, तो छोटा है तो बड़ा बनना चाहता है, टेन थोड़ा सा बड़ा लगता है। हाँ ना बोलो। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स। टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप। टी बन गया म्यू वी स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ ना तो बोल दो, डेल वाई बाई डेल एक्स। मालूम है आपको? अरे भाई इसमें कोई दिक्कत की बात है कि टी म्यू वी स्क्वायर अंडर रूट टी बाई म्यू वी होता है? अरे यार थका दिया आप लोगों ने, इतनी देर में 15 बार हो जाती हैं चीजें। अंडर रूट टी बाई म्यू वी है तो टी क्या हो जाएगा, म्यू वी स्क्वायर। पुट कर दिया यहां पे म्यू वी स्क्वायर। अब वीपी होता है माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। क्या ये बातें याद है? वही पुट कर रहा हूं, माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स, ये वीपी बन जाएगा म्यू वीपी स्क्वायर वी। भाई साहब वही चीज निकल गया भाई, एफ डॉट वी से भी वही, और डी यू प्लस डी के और फिर पता नहीं क्या क्या करके भी वही। फटाफट से छापेंगे। पावर का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया बेटा प्यारे बच्चों, म्यू वीपी स्क्वायर वी। क्या निकल के आया है ना। हालांकि बेटा पावर के एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है ना। वैसे मतलब एसी में भी कुछ इसी टाइप की बात पढ़ते हैं आप लोग, वहां पे भी पावर आती फिर एवरेज पावर निकालते हैं। हाँ ना बोले यार, मालूम है ना। एसी में भी पावर पढ़ते हैं फिर एवरेज पावर पढ़ते हैं, वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, कुछ अगर सुना हो कभी जिंदगी में। ये एवरेज पावर थी। एसी में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इंस्टेंटेनियस पावर पे भी बन जाता है, जैसे ये इंस्टेंटेनियस पावर है। वेव्स में ऐसा क्वेश्चन इन जनरल नहीं बनता है बेटा। देखो है कि ना, पावर का जो एक्सप्रेशन आ रहा है बेटा, वीपी जब जीरो होगा तो पावर की वैल्यू जीरो भी होगी, पावर ट्रांसफर जीरो भी होगा। हाँ ना बोलो यार। तो पावर ट्रांसफर जीरो भी होगा, और जब वीपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है ए ओमेगा, तो मैक्सिमम पावर क्या आएगी, ए ओमेगा। तो बेटा अगर कोई पूछेगा मिनिमम पावर की वैल्यू क्या है, तो जीरो है मिनिमम पावर ट्रांसफर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। क्या दो आ गया बेटा। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी तो ए ओमेगा होती है ना, एसएचएम कर रहा है। अरे कह दो आया यार। हाँ ना बोलो। प्राण निकल गए। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, ठीक है। अब बेटा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मान लो इक्वेशन किसी भी फॉर्म की है, मान लो ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ भी है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, डी वाई डेल वाई बाई डेल टी। अरे हाँ ना बोलो यार। नहीं आया? तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। तो अगर मैं वीपी की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी कॉस स्क्वायर के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। तो कोई पूछे एवरेज पावर क्या आएगी, मतलब खोपचा पावर क्या होगा।
एवरेज को ऐसे खोपचे में ले देते हैं ना, तो एवरेज पावर क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है, हाफ। बेटा देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों की वैल्यूज तो सेम ही होती है ना। साइन की वैल्यू जब हाफ होती है तो कॉस √3/2, जब साइन √3/2 तो कॉस हाफ, जब साइन 1/√2 तो कॉस भी 1/√2, वैल्यू सेम आती है। जब ये 0 तो वो 1, जब वो 1 तो ये 0, कह दो आया। तो इसका मतलब वैल्यू सेम आती है, बस अलग अलग थीटा पे आती है, तो एवरेज तो सेम आएगी। और सम क्या होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का 1, तो हाँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो बेटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों का एवरेज क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों का एवरेज क्या होता है प्यारे बच्चों, 1। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों का एवरेज क्या होता है प्यारे बच्चों, 1, है ना। और एवरेज दोनों की क्या है, बराबर है। एवरेज दोनों की क्या है, बराबर है ना। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों की एवरेज बराबर होनी चाहिए, सम 1 होना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर की एवरेज क्या होगी, हाफ। प्रूव करके देखो मैथमेटिकली, ये इतना समझ में आ गया। आप अभी मैथ्स में पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना, एफ(x) dx का इंटीग्रल अपॉन b माइनस है, तब वहां पर सीख लीजिएगा और प्रूव कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों की एवरेज वैल्यू हाफ होगी। अपने को इतना मालूम होना चाहिए फिजिक्स में, है ना। तो बेटा ये एवरेज वैल्यू क्या जाएगी, इसकी हाफ आ जाएगी। इसको 2πf कह सकते हैं, है ना। अभी मैं बाहर जा रहा था तो मेरे से श्रृंगी से लड़ने लग गए, कहते क्या एफ करते रहे। तो हम लोग जब न्यू कहते तो आप भी न्यू बोलो फ्रीक्वेंसी को, कहते हम c = न्यू लैम्डा कहते, फ्रीक्वेंसी को न्यू कहते, तुम भी न्यू कहो। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या कहा, तो अचानक से जैसे मैंने इसको हाफ लिखा, यहां पे 2π न्यू का स्क्वायर आना था, हाफ आ गया, तो 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v, बोलो आया, हाँ ना बोलो यार। 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v, 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v, 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v। क्वेश्चन इसी पे मिलने ज्यादा। 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v, 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 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v। अरे 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v क्या है ही क्या यार इसमें। टू पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू v। प्रिंटिंग एरर देख रहे हो, ऊपर a² तो यहां नहीं होगा, 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू a है, वहां पे a है। 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v, 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v, 2π। आशीष की मम्मी आ रहा है। 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v, 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 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v। अच्छा मैक्सिमम पावर क्या है, 4π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v। मैक्सिमम पावर 4π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v। मैक्सिमम पावर 4π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v, और एवरेज पावर 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v, और मिनिमम पावर 0। किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस पावर मिनिमम कब होगी, 0, है ना। जब वीपी 0 होगा, जब वीपी 0 होगा, जब वीपी 0 होगा बेटा, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 है, तो फोर्स लग रहा है पर वेलोसिटी है नहीं, तो पावर ट्रांसफर 0 हो गया, हाँ ना बोलो यार। तो बेटा बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि पावर मिनिमम कब होगी, जब वीपी 0 का, वीपी 0 कब हो, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे, हाँ ना बोलो यार। तो उस इंस्टेंट पे पावर 0 ट्रांसफर हो रही होगी। तो कहां से पावर 0 ट्रांसफर हो रही होती, जब पार्टिकल मैक्सिमम पे है या मिनिमम पे, मतलब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे, वहां से पावर ट्रांसफर 0 है। बाकी हर जगह से देखो, यहां पर देख लो, इस जगह पे देखो, इस पार्टिकल को ऊपर आना है, अभी फोर्स ऐसे लग रहा है T, तो दिख रहा है कि F.V कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, यहां से कुछ पावर ट्रांसफर हो रही है, बस खाली मैक्सिमम वाली जगह से नहीं हो रही, या एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पार्टिकल, तो वेलोसिटी पार्टिकल 0 है, तो पावर तो बेटा वर्क तो तभी होता है जब F.V बेटा, जब वेलोसिटी होगी तभी डिस्प्लेसमेंट होगी, तभी वर्क होगा यार, कह दो आया यार। आ गया। तो एवरेज पावर आ गई 2π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v, मैक्सिमम आ गई 4π² a² न्यू स्क्वायर म्यू v, मिनिमम आ गई 0, और कब होगी, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आइए बेटा फटाफट से ना पावर पे हम कुछ एक क्वेश्चंस कर लेंगे। बेटा देखो मेरी बात सुनिए ध्यान से, देखो बेटा पहला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, B1 आप ही के मॉड्यूल का है ना। A wave moving with constant speed on a uniform string passes the point x equals to 0 with amplitude a0, angular frequency omega0। बेटा प्लीज मेरी बात सुने, a0 एम्पलीट्यूड है, ओमेगा नॉट
एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं जैसे जैसे वेव ट्रेवल करती है, ये x इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन है, और x इक्वल टू l पे जाते जाते ना वेव की कुछ एनर्जी डिसिपेट हो गई, और इसलिए उसका एम्पलीट्यूड जो है ना, मतलब नहीं मतलब उसकी कुछ एनर्जी क्या हुआ, डिसिपेट हो गई। यहां पर जो पावर है वो पी नॉट है, यहां पे पावर क्या है, पी नॉट। एक्स इक्वल टू एल पे जो पावर आ रही है ना वो पी नॉट बाई 2 हो गई। क्या हो गई, कह रहे हैं as the wave travels down the string it gradually loses energy and at the point x equals to l average rate of energy transfer becomes p naught by 2, है ना। then at x equals to l angular frequency and amplitude are, ऑप्शन दे रखे ओमेगा नॉट a नॉट बाई रूट 2, ओमेगा नॉट बाई रूट 2, a नॉट, या और क्या रखे दोनों की वैल्यू ओमेगा नॉट और a नॉट से कम हो जाएगी, और दोनों 1/√2 1/√2 हो जाएंगे। बेटा मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं, अगर आपने एक किंक जनरेट किया, मैं भी ना आपको करके दिखाऊंगा, यहां पे भी एक किंक जनरेट है ना, तो बेटा जब किंक जनरेट करूंगा आप देखेंगे आगे जाते जाते सच में उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और इनफैक्ट वो कुछ एनर्जी रिड्यूस करने के बाद उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने किंक जनरेट किया ना तो वो गायब नहीं हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकती, वो छोटा हो सकता है साइज में, एम्पलीट्यूड कम रह जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक अगर पल्स जनरेट करी तो पल्स गायब नहीं होगी, मैंने अगर 2 पल्स जनरेट करी ना तो दोनों ही पल्स होंगी, हाँ दोनों का एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, चेंज क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो ऐसा ना सोचें कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ओमेगा नॉट तो ओमेगा नॉट ही रहेगा। अब बेटा एवरेज पावर को मेरे को हाफ करना है तो 2π² a² ν², फ्रीक्वेंसी चेंज होनी नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ चेंज होना नहीं है, स्पीड ऑफ वेव √T/μ ये भी चेंज नहीं हो सकता, हाँ ना बोलो। तो चेंज क्या हो सकता है, खाली एम्पलीट्यूड। तो बेटा अगर हाफ करना है तो इसको a नॉट बाई √2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कह दो, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना कोई दिक्कत। बस घर जाके आप ये क्वेश्चन नंबर B1 देख लीजिएगा। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन ऐसा कह रखा है कि पहले एम्पलीट्यूड 2 mm था, सब कुछ सेम रखा, एम्पलीट्यूड को डबल कर दी तो पावर क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। B4 ऐसा क्वेश्चन है। B3 कह रहे हैं, B3 में कह रहे हैं अ साइनोसॉइडल वेव्स 5 सेंटीमीटर इन एम्पलीट्यूड आर टू बी ट्रांसमिटेड अलोंग अ स्ट्रिंग हैविंग लीनियर मास डेंसिटी इक्वल टू 4 × 10⁻² किलोग्राम। बता रहा हूं, एम्पलीट्यूड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, B3 कर रहा हूं, ठीक है, आप ही के मॉड्यूल का है। आर टू बी ट्रांसमिटेड अलोंग अ स्ट्रिंग हैविंग अ लीनियर मास डेंसिटी 4 × 10⁻², 0.04 किलोग्राम पर मीटर, ये म्यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और कह रहे हैं इफ द सोर्स कैन डिलीवर एन एवरेज पावर ऑफ 90 वॉट, कह रहे हैं सोर्स की जो एवरेज पावर एवरेज पावर डिलीवर करता है वो 90 वॉट से करता है, दैट इज खोपचा पी जो है वो 90 है, हाँ ना बोले। अब कह रहे हैं एंड दी स्ट्रिंग अंडर द टेंशन ऑफ 100 न्यूटन, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 100 न्यूटन है, ठीक है। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एट विच द सोर्स कैन ऑपरेट इज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है। बेटा देखो एवरेज पावर अगर ये हो सकती है 90 तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब वो मैक्सिमम ये एवरेज पावर दे सकता है, इससे ज्यादा एवरेज पावर हो नहीं सकती। तो बेटा बस मैं आपको ये कह रहा हूं एवरेज पावर होती है 2π² a² ν² μv। अब देखो बेटा रफ्तार नहीं पता है तो √T/μ से निकाल ही लोगे, ये पता लग गया। मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर गिवन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम आएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ के इतनी हो जाएगी कि एवरेज पावर 90 बन गई, उससे ज्यादा हम पावर दे ही नहीं सकता। सोर्स हमारा जो है वो 90 वॉट ही एवरेज पावर सप्लाई कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो बस जब एवरेज पावर 90 हो जाएगी उसके लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता लग गई। कह रहे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगी। कह दो आ गया यार, नहीं आया क्या मैं कैलकुलेशन करूं, पक्का आ गया। था क्या बेटा एवरेज पावर जो है वो 90 दे रखी है, सोर्स जो एवरेज पावर डिलीवर कर सकता है वो 90 है। अब अगर कोई 90 डिलीवर कर सकता है 90 से कम तो कर ही सकता है, फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब एवरेज पावर वो कम डिलीवर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जा रहे हो। तो अगर आपने एवरेज पावर उसकी कर दी बढ़ा के 90 कर दी तो इसका मतलब क्या है, अब सोर्स की मैक्सिमम कंडीशन आ चुकी है भाई, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो डिलीवर नहीं कर सकता, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो डिलीवर, बस खत्म बात, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या आप कर पाएंगे? देखो कभी कभी ना बस क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि ना लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी सी फंसाने वाली होगी, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं। जैसे
मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ये C1 है, आप ही के मॉड्यूल का C1 क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव वाले में C1 C2 दो क्वेश्चन और हैं पावर पे। कह रहे हैं 6 मीटर सेगमेंट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ 180 ग्राम। 6 मीटर है सेगमेंट 6 मीटर है और उसका मास है 180 ग्राम। क्या मास पर यूनिट लेंथ पता लग गया? हाँ ना बोलो। अ हाई स्पीड फोटोग्राफ shows that the segment contains 4 complete cycles of wave. A high speed photograph है ना, हमने फोटोग्राफ ली मतलब चलती वेव में, मतलब जैसे पंखा अगर घूम रहा फोटो लोगे तो पूरी डिस्क दिखाई देगी ना। कह रहे हाई स्पीड फोटोग्राफ ली जिसने मेरे को एक इंस्टेंट की फोटो दे दी और हमने देखा उसमें 4 साइकिल्स थी, 1 2 3 4। ये 6 मीटर में 4 साइकिल है। 4 लैम्डा जो है वो 4 मीटर है, 4 लैम्डा जो है वो 6 मीटर है, सॉरी 6 मीटर की रस्सी है और हमने देखा उसमें 4 साइकिल्स बन रही हैं कंप्लीट। तो यहां से लैम्डा पता लग गया मेरे को 1.5 मीटर। क्या नहीं समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो यार। अब कह रहे हैं स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग साइनोसॉइडली विद फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रही है, तो न्यू भी पता लग गया। एंड पीक टू वैली डिस्प्लेसमेंट इज 15 सेंटीमीटर। अंग्रेजी पीक टू वैली डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये पीक से वैली का जो डिस्प्लेसमेंट है 15 सेंटीमीटर, मतलब जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या दो आगे उसका आधा, मतलब अंग्रेजी में फंसाने की कोशिश करें। समझ में आ गया? क्या शब्द यूज करेंगे फंसाने के लिए पता लग गया। कह रहे राइट द इक्वेशन ऑफ वेव, है ना, वेव जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। डिटरमाइन द एवरेज पावर, पहले एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। एवरेज पावर 2 पाई स्क्वायर, ये तो पता ही होता, पाई स्क्वायर 10 ले लेते हैं। ए स्क्वायर वो भी पता है, न्यू स्क्वायर वो भी पता है, म्यू वो भी पता लग गया, वी नहीं पता लगा। वी होता है एफ लैम्डा। वी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आपको पता है, लैम्डा आपको पता है, एफ लैम्डा से वेलोसिटी आ जाए। क्या दो आ गया। अब पूछ रहे हैं इक्वेशन। अब क्या पूछ रहे हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है बेटा वेव। तो अब बेटा मेरे को इनिशियल कंडीशन गिवन ही नहीं है। जैसे मैं देता था एट इक्वल टू 0 पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 0 इज एट a/2 एंड मूविंग अपवर्ड 5 π/6, वहीं से पता लगा था ना। लेकिन अगर मेरे को ये कह ही नहीं रहे कि t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, मेरे को ये पता ही नहीं t इक्वल टू 0 पे हो क्या रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन लिखने के काबिल नहीं बचा। मैं खाली बस ये कह सकता हूं पॉजिटिव में जा रही तो a sin ओमेगा t माइनस kx होगा, लेकिन प्लस फाइ लगा दूंगा मैं। पॉजिटिव में जा रही है इसलिए ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। अरे हाँ ना बोलो यार। नेगेटिव में जाती तो ओमेगा टी प्लस के एक्स आता। इतनी बात तो सोच सकते हो ना यार। अब बस मैं ये कह सकता हूं कि आगे कुछ फाइ लगा दूंगा, इसी फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा। मैं फाइ की वैल्यू नहीं जानता हूं, आंसर भी इन्होंने इसी फॉर्म में दिया, क्योंकि फाइ हम निकालने लायक है ही नहीं, बिकॉज दे हैवंट गिवन दी इनिशियल कंडीशन। उन्होंने मेरे को इनिशियल कंडीशन दी ही नहीं है। इनिशियल कंडीशन दोगे, बताओगे कुछ मेरे को कहां क्या हो रहा है, तो मैं बता पाऊंगा फाइ क्या, नहीं तो मैं फाइ बता नहीं सकता हूं। ओमेगा कैसे निकाल दूंगा? 2 पाई न्यू। लैम्डा से 2 पाई बाय लैम्डा से क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड 7.5 सेंटीमीटर गिवन है। बाकी चलिए अब अगला क्वेश्चन करके कुछ फायदा नहीं है, एवरेज पावर ही पूछिए। तो ये हो गया एवरेज पावर। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? क्या हमको समझ में आ गया एवरेज पावर वगैरह? पावर ट्रांसफर समझ में आ गया। लेकिन बेटा देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एवरेज पावर पे ही देखो, मतलब मैं अगर पास्ट एक्सपीरियंस की बात बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि इंस्टेंटेनियस पावर पे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इंस्टेंटेनियस पावर मतलब पता क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि कहते हैं सोर्स ने कितनी एनर्जी सप्लाई करी 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में एवरेज से कर रहा है, पी एवरेज इंटू 10 कर दो आंसर। पर अगर वो कह दे सोर्स ने कितनी एवरेज सप्लाई करी 10 मिली सेकंड में, 10, तो एवरेज पावर इंटू टाइम नहीं कर सकते। तो फिर एवरेज पावर इंटू टाइम, जैसे मान लो t इक्वल टू 0 पे कह दे, जो सोर्स जिस एंड पे रस्सी से बंधा हुआ है, जो सोर्स हिला रहा है, जिस एंड पे वो सोर्स बंधा हुआ है ना, वो भी 0 पे उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसका मतलब पता क्या हुआ, अभी वो ऐसे ऊपर जाएगा तो x a sin ओमेगा t टाइप का है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है a sin ओमेगा t, तो वेलोसिटी a ओमेगा cos ओमेगा t वाली आएगी। वेलोसिटी कौन सी वाली है कि a ओमेगा cos ओमेगा t। तो जो एवरेज पावर के बदले म्यू वीपी स्क्वायर, वी को अगर मैं देखूं तो वीपी स्क्वायर पता क्या बन जाएगा? म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v cos स्क्वायर ओमेगा t। अब अगर dt टाइम में, अब मेरे को अगर एवरेज, अब मैं एवरेज यूज नहीं कर सकता हूं बेटा। cos स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है,
एवरेज वैल्यू सच में हाफ होती है, पर अगर कोई मेरे से कह दे खाली इतने से टाइम में बताओ एनर्जी क्या निकली, तो पी dt का इंटीग्रल करूंगा तो बेटा इतने से पार्ट के लिए एवरेज यूज नहीं कर सकता हूं, तो मेरे को cos स्क्वायर ओमेगा टी का ही इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आज तक जेई ने नहीं पूछा है। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लेकिन एसी में आता है ऐसा क्वेश्चन जहां पर कंप्लीट साइकिल के लिए जब पावर पूछी जाए या 10 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए तो एवरेज पावर इनटू टाइम कर देते हैं। लेकिन अगर कोई कह देगा 1 मिली सेकेंड, तो बेटा फिर मैं एवरेज नहीं कह सकता हूं। cos स्क्वायर की यहां से यहां तक की एवरेज हाफ है, पर अभी तो हाफ पे आया भी नहीं है, तो यहां से यहां में एवरेज यूज नहीं कर सकते, यहां से यहां में एवरेज यूज क्या दो आ गया समझ में। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, पी dt का इंटीग्रल करना पड़ेगा जो भी उन्होंने टाइम दिया हो। क्या दो आ गया समझ में, आया समझ में या नहीं आया। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मतलब वो आपको इतना मतलब आपको हिंट कर देंगे क्वेश्चन में कि आप पहचान पाए, कि आप मेरी बात समझ पाए, और आपको बस घबराना नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि नई कैलकुलेशन तो हमको घबरा ही जाना, अपने आप में ना कॉन्फिडेंस अगर होगा ना कि नहीं मैं कर ही लूंगा। मैं आपको सच कह रहा हूं कि अगर आप कॉन्फिडेंटली अगर चीजों को अटेम्प्ट करेंगे ना तो चीजें बन जाएंगी। जब भाई अगर मान लो एवरेज पावर आप भूल भी गए, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर भूल गए, तो एफ डॉट वी से उसी टाइम सोच लेना, म्यू वी पी स्क्वायर वी है। अब टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे है, तो इसका मतलब वाई ए साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बनेगी। फिर पी डी टी के इंटीग्रल से पावर निकाल लो। एवरेज कब यूज कर सकते हैं, जब एक पूरे साइकिल के लिए एवरेज हाफ बोली मैंने कॉस स्क्वायर की। अब अगर वो टाइम ही मेरे को कह रहा है 1 मिली सेकेंड, तो बेटा पी डी टी का इंटीग्रल करना पड़ेगा फिर। हाँ ना बोलो यार, पक्का आगे। और मैं आपको बताऊं, अगर उन्होंने टाइम इतना कम दे दिया, प्लीज मेरी बात सुनिए, टाइम मान लो अगर सच में कह दिए 1 मिली सेकेंड, है ना, और टाइम पीरियड ऑफ साइकिल जो है मान लो वो हो 1 सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड का मतलब है वैल्यू घटी ही नहीं, जो मैक्सिमम पावर है ना उसी रेट से सप्लाई हो रही है। तो डायरेक्टली आप फिर ये भी यूज कर सकते हो 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी इंटू जो भी टाइम दिया, क्योंकि अभी मैक्सिमा पे है और वो उसमें डिक्रीज होने में टाइम लगेगा ना। नहीं आया समझ में। अब 1 मिली सेकेंड तो बहुत ही छोटा टाइम हो गया। अगर 1 सेकेंड टाइम पीरियड है, 1 मिली सेकेंड में हम कह देंगे एवरेज पावर में जो पावर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहे लगातार वो। आप बस ये बना लो, फोटो बना लो अपनी। सुना आपने मेरी बात को। अगर बेटा वैसे तो आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन अगर वहां पर टाइम इतना कम लिखा हुआ जाए पेपर में 1 मिली सेकेंड, वो यहां पर आपको ये कह रहा है कि जो पावर की वैल्यू उस टाइम, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे कह दिया है वीपी मैक्सिमम है, वीपी मैक्सिमम है तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम है 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी है, और वो चेंज नहीं होगी क्योंकि 1 मिली सेकेंड बहुत छोटा टाइम है इन कंपैरिजन टू टाइम पीरियड। तो बेटा कितनी एनर्जी सप्लाई करी, 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी इंटू टी। तो इंटीग्रेशन में भी जाना पड़ेगा। हाँ ना तो बोल दो यार। पर बेटा अगर टाइम ऐसा हो गया यहां से यहां तक का टाइम, तो फिर तो आप एवरेज यूज कर सकते हो। आप समझ गए ना मेरी बात, समझ गए आप मेरी बात, है ना। बाकी इस पे मैं मेन चर्चा करूंगा एसी पे, क्योंकि इस पे फंसाने वाले जो क्वेश्चन बने हैं, जो मैंने अभी आपको बात बताई वो एसी पे ही बनी है, तो मैं एसी पे ही चर्चा कर लूं इस बात पे। आ गया समझ में, पक्का आ गया, बड़े आगे छाप लेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों, हो गई बातचीत आपके साथ पावर की। अब बढ़ते हैं सुपर पोजिशन के साथ आपके साथ। बेटा सुपर पोजिशन हम एसएचएम का तो पढ़ ही चुके थे, हल्का सा याद दिलाता हूं। बेटा उसमें क्या हमने देखा था, उसमें हमने ये देखा था, मान लो अगर कोई फोर्स है F1, है ना, जो एक वैरिंग फोर्स है, जो एक पार्टिकल को नचा रहा है, उसके कारण मान लो पोजीशन वेक्टर R1 आ रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो पोजीशन वेक्टर वेरी कर रहा है वो R1 के साथ वेरी कर रहा है। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन m d2 r1 by dt स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ ना बोले। F2 के कारण मान लो आ रहा है पोजीशन वेक्टर R2। F2 क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन d2 r2 by dt स्क्वायर, d2 r2 by dt स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार। और F1 प्लस F2 अगर दोनों लग गए इकट्ठे, तो अब मान लो जो पोजीशन वेक्टर आएगा प्यारे बच्चों, मान लो वो आएगा R। क्या आएगा प्यारे बच्चों, पोजीशन वेक्टर R। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं F1 प्लस F2 जो होगा ना, वो मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा d2r by dt स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, d2r by dt स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई है या नहीं समझ में आ गई है?
अरे हाँ ना तो बोलो यार, पक्का समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, क्या ये बात समझ में आ गई है? अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ू तो मेरे को क्या मिल जा रहा है, F1 प्लस F2 क्या मिल जा रहा है, एम डी टू बाई डी टी स्क्वायर ऑफ R1 प्लस R2। क्या तो आ गया समझ में यार? नहीं आया? तो F1 से मिल रहा था R1, F1 को लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, F2 को लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, इन दोनों को जोड़ा तो ये मिला। और मैं कह रहा हूं F1 प्लस F2 से मान लो R मिलना है, तो F1 प्लस F2 हो गया एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। तो ऐसा लग रहा है जैसे R वेक्टर हो गया R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, ऐसा लग रहा है हो गया R वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस, क्या तो आ गया समझ में यार? नहीं है? तो जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो ऐड हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर जो होंगे वो पढ़ाया बेटा आज ही के दिन के लिए था ये। क्योंकि बेटा अगर दो एसएचएम्स का सुपर पोजीशन हो रहा है, एक वेव अगर एक जगह पहुंचती है तो वहां पर क्या होता है, एसएचएम होता है। दूसरी वेव पहुंच रही है, उसका फोर्स क्या कराना चाह रहा है, एसएचएम कराना चाह रहा है। अब अगर दोनों वेव पहुंचने लग गई एक ही जगह पे, तो बेटा वहां पर क्या हो जाएगा, दो एसएचएम्स का सुपर पोजीशन। हाँ ना बोले यार? हाँ ना बोले यार? तो बेटा एक ही जगह पे अगर दो वेव्स पहुंचेंगी, अगर एक ही जगह पे तो एक ने क्या करना है, नचाना है, एक एसएचएम कराना, दूसरे ने क्या करना है, उसने भी एसएचएम कराना है। अब क्या हो जाएगा, सुपर पोजीशन ऑफ एसएचएम। हाँ ना बोलो यार? अब बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक जगह पे पार्टिकल को वो y1 चलाना चाह रहा है, दूसरा वाला मान लो y2 चलाना चाह रहा है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, y1 प्लस y2। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? अच्छा, होता कहां पे है सुपर पोजीशन? होता कहां पे है सुपर पोजीशन? मान लो एक वेव इधर से आ रही, ठीक है, और एक वेव इधर से आ रही, ये ऐसे ऐसे नचाना चाह रहा है और ये ऐसे ऐसे नचाना चाह रहा है। ये यहां पे ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया दोनों वेव का, ये इधर ले जाना चाह रहा था, ये इधर, तो वो जाएगा किधर, कुछ इधर। क्या दो आया? और आगे क्या हो जाएगा, ये वेव अब आगे यहां पर क्या है, सुपर पोजीशन हो रहा है? नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब आगे कोई सुपर पोजीशन नहीं हो रही, जहां पर वो दोनों मिल रही है सुपर पोजीशन उस जगह पे हो रहा है। कहां पे हो रहा है? जहां पर दो वेव मिल रही हैं। उसके बाद कंडीशन क्या है, उसकी एनर्जी आगे निकल गई, उसकी एनर्जी आगे निकल गई। हाँ ना बोलो? उसके बाद कंडीशन ये हो जाएगी जैसे वो कभी मिली ही नहीं। उसके बाद कंडीशन क्या हो जाएगी, एज द टू पल्सेस हैव नेवर मेट, वही अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में चलेंगी विद देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या तो आगे समझ में? हाँ ना बोलो यार? तो बेटा अगर बेटा देखो मैंने आपको ये बताया, F1 के कारण R1 आ रहा है, F2 के कारण R2 आ रहा है। ज्ञान की बात बस खाली ये निकल के आई, अगर F1 प्लस F2 दोनों लगने लग गए तो अब जो रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर आएगा वो दोनों पोजीशन वेक्टर के साथ सम आएगा। एक ही जगह पे अगर दो वेव्स पहुंची, एक के कारण डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों y1 होनी थी, एक के कारण y2 होनी थी, तो अब क्या होने लग जाएगी, y1 प्लस y2। अब क्या होने लग जाएगी? तो बेटा मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि अगर दो वेव्स एक जगह पे पहुंचती तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम हो जाएगी। दोनों डिस्प्लेसमेंट का हाँ ना तो बोलो यार? अगर एक ही जगह पे दो वेव्स पहुंचने लग गई तो क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे दोनों की डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम हो जाएगा। दोनों की डिस्प्लेसमेंट का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। अगर एक ही जगह पे एक से ज्यादा वेव्स पहुंच रही हैं तो वहां जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा पार्टिकल का वो क्या आ जाएगा, दोनों या जितनी भी वेव्स आ रही है उनकी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम हो जाएगा। एंड उसके बाद द पल्सेस विल कंटिन्यू टू मूव इन देयर ओरिजिनल डायरेक्शन विदाउट चेंज इन देयर शेप एंड साइज। उसके बाद पल्सेस अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में चलती चली जाएंगी विदाउट चेंज इन देयर शेप एंड साइज। सुपर पोजीशन वही होगा जहां पर उन दोनों का इंटरसेक्शन है, वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2। उसके बाद ऐसा हो जाएगा जैसे वो कभी मिली ही नहीं है, उसके बाद ऐसा हो जाएगा जैसे वहां पर वो कभी मिली ही नहीं है। दिव्यांशु के बाल पकड़ेंगे दोनों तरफ से, हाँ खींचो इधर उधर से। हाँ अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, हाँ रैपट भी बजा दो इसको 2-3। बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि जो सुपर पोजीशन है बेटा, सुपर पोजीशन ऑफ वेव्स एसएचएम भी तो यही था बेटा। F1 के कारण R1 आ रहा है, F2 के कारण R2 आ रहा है, तो F1 प्लस F2 के कारण अगर R आएगा तो मैंने प्रूव किया R जो होगा बेटा वो R1 प्लस R2 हो। मैं इसको फील करा सकता हूं पर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। इसके बारे में बातचीत और नहीं करूंगा, ठीक है, मेरा मन नहीं कर रहा है। इतना समझ में आ गया ना यार? तो बेटा अगर एक जगह पे एक से ज्यादा वेव पहुंच रही है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंडिविजुअल वेव्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होना था उसका वेक्टर सम, इंडिविजुअल वेव्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होनी थी उसका वेक्टर सम। क्या दो आ गया यार? पक्का आ गया समझ में? हाँ ना बोले? और उसके बाद कंडीशन क्या हो जाएगी, जब वो जहां पर मिले उसके बाद कंडीशन क्या हो जाएगी, दे विल कंटिन्यू टू मूव इन देयर ओरिजिनल डायरेक्शन विदाउट चेंज इन देयर शेप एंड साइज। विदाउट चेंज इन देयर, हाँ ना बोल दो यार? आया या नहीं आया? फटाफट से लिख डालें।
ये लिखने की जरूरत है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बाद लिख दें पहले रिवाइज सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, है ना, ताकि आपको पूरी फील आ जाए। मैंने आपको इतना बता दिया कि आपको शायद याद आ गई होंगी बातें। When two or more waves meet at a point, the resultant displacement will be vector sum when two or more waves meet at a point, the resultant displacement will be vector sum of displacement due to individual waves the resultant displacement will be vector sum of displacement due to individual waves and after the pulses cross each other they will move in their original direction without change in their shape and size बेटा देखो फटाफट से एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं, मैंने आपको एसएचएम में भी बताया था। आफ्टर द पल्सेस क्रॉस ईच अदर दे विल कंटिन्यू टू मूव इन देयर ओरिजिनल डायरेक्शन विदाउट चेंज इन देयर शेप एंड साइज। तो मैंने आपको बताया क्या है, y हो जाएगा y1 प्लस y2। क्या ये बात समझ में आ गई है? अच्छा, क्या y1 प्लस y2 तो इसका डिफरेंशियल अगर मैं ले लूं डेल वाई डेल टी कर लूं तो v क्या आ जाएगा v1 प्लस v2। तो क्या डिस्प्लेसमेंट का सुपरपोजिशन हो रहा है या वेलोसिटी का भी हो रहा है? वेलोसिटी का भी। अच्छा, क्या इसका मैं डिफरेंशियल ले लूं तो a इक्वल टू a1 प्लस a2 नहीं आएगा? क्या डिस्प्लेसमेंट ही ऐड करके बता सकते हैं या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी ऐड करके बता सकते हैं? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी ऐड करके बता सकते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या स्लोप भी कर सकता हूं? डेल बाय डेल एक्स ले लूं तो डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई वन बाय डेल एक्स, डेल वाई टू बाय डेल एक्स। क्या मैं स्लोप्स का एडिशन नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। हाँ ना बोलो यार। फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के अलावा कुछ पूछेंगे, m इक्वल टू m1 प्लस m2, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो सब चीजें ट्रू हैं। तो सुपरपोजिशन खाली डिस्प्लेसमेंट का नहीं हो रहा है, वेलोसिटी का भी हो रहा है, एक्सेलरेशन का भी हो रहा है, इनफैक्ट स्लोप का भी हो रहा है। अगर मान लो एक के कारण स्लोप आ रही थी 1/4, दूसरे के कारण आ रही थी 1/8, तो अब क्या हो जाएगी 1/4 प्लस 1/8। एक के कारण आ रही थी 1/4, एक के कारण -1/8, तो अब रिजल्टेंट स्लोप क्या हो जाएगी 1/4 माइनस 1/8। कह दो आ गया। मतलब स्लोप का भी एडिशन हो रहा है, स्लोप का भी। हाँ ना बोलो यार। पक्का आ गया समझ में? कोई दिक्कत आया कि नहीं आया? आया। छापेंगे, जल्दी से लिखें, फिर एक दो क्वेश्चन देते हैं। आइए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है y1 दे रखा है, y2 दे रखा है। y1 है 2 mm sin 200 pi t माइनस 2 pi x और y2 दे रखा है 2 mm sin 200 pi t माइनस 2 pi x प्लस 2 pi by 3। अब बताना है सुपरपोजिशन इन दोनों का क्या बनेगा, इन दोनों का सुपरपोजिशन क्या बनेगा। ठीक है, करें, आओ देखते हैं फटाफट से। तो बेटा क्या बन जाएगा, y हो जाएगा y1 प्लस y2, y क्या हो जाएगा y1 प्लस, जोड़ना है 2 mm साइन सी प्लस साइन डी, डायरेक्टली कर दो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा, ये तो बेटा थीटा, ये भी थीटा है, तो थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, 2 थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2 हो जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 3। इतना सोच सकते हो? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। माइनस 2 पाई एक्स प्लस पाई बाई 3 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस लूंगा जब कॉस सी माइनस डी बाई 2 तो कॉस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2 कॉस पाई बाई 3। हाँ ना तो बोल दो यार। और कॉस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, हाफ। क्या हो जाएगा, तो ये हाफ इससे कट जाएगा 2 से, आंसर आ जाएगा 2 mm साइन 200 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स प्लस पाई बाई 3। कह दो आ गया। अब इसी को अगर मैं आपको याद दिलाऊं, प्रदीप सर ने आपको बताया था दो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जोड़ना हो, एक a1 साइन थीटा और एक a2 साइन थीटा प्लस फाई, इसको अगर एक बनाना हो a साइन थीटा प्लस डेल्टा, तो कैसे जोड़ा जाता है मैं आपको याद दिलाता हूं। ये a1 है,
याद करें, ध्यान से देखें भाई, ये A1 है, ये थीटा है, ये हो जाएगा A1 साइन थीटा। कोई दिक्कत? हाँ ना तो बोल दो यार। ये A2 है, ये फाइ है, ये थीटा है, ये थीटा प्लस फाइ, ये हो जाएगा A2 साइन थीटा प्लस फाइ। इनको जोड़ के एक बनाना है, इनको जोड़ के ये हो गया वो A, और ये हो गया डेल्टा, और ये हो जाएगा A साइन थीटा प्लस डेल्टा। कह दो आगे। तो बेटा अगर मेरे को A बताना है, अगर मेरे को A बताना है तो वो A1 A2 का वेक्टर एडिशन है और बीच में एंगल फाइ है दो वेक्टर्स के। ये A1 है, ये A2 है, बीच में एंगल फाइ है, और ये आ जाएगा A की वैल्यू आई थी √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइ। हाँ ना बोलो। और डेल्टा हो जाएगा ये। अरे हाँ ना तो बोलो यार। नहीं आया? कोई दिक्कत? तो √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइ से आ जाएगा A, और डेल्टा क्या है? जो A का जो रिजल्टेंट का एंगल है पहले वाले के साथ। हाँ ना बोलो। अब यहां पर बेटा दोनों का क्या था बेटा? 2 mm 2 mm। ये रहा थीटा, ये रहा थीटा, और ये रहा फाइ। अब दो वेक्टर हैं, दोनों 2 mm लेंथ के हैं, और दोनों के बीच में एंगल 120, और जब 120 डिग्री होता है और दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के तो रिजल्टेंट भी 2 mm आता है, तो एम्पलीट्यूड 2 mm आएगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा π/3 से, डेल्टा हो गया π/3। हाँ ना बोलो यार। नहीं याद आया? पक्का आ गया याद? कोई दिक्कत नहीं है? आइए तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक सुपरपोजिशन के बाद, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो बेटा रिफ्लेक्शन बेटा वेव का जब होता है तो उसमें बेटा थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। फटाफट से एक बार छोटी सी मैथमेटिक्स सीखते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। बेटा फटाफट से एक बार एक ग्राफ बनाएंगे, है ना। आप लोग तुरंत से देखेंगे नहीं, आप लोग क्या करेंगे, खुद से बनाएंगे और फिर देखेंगे। तो y = 2x + 3, है ना। एक लाइन बनानी है बेटा, प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, सबके सब इधर देखेंगे, सबकी नजर इधर हो बोर्ड पे। तो y = 2x + 3, y = 2x + 3। आप बना पाएंगे इसको? बिल्कुल आराम से, आप आराम से बनाइए, मैंने थोड़ा जल्दी बना दी। तो 0 पे 3 आ रहा है ना, और y0 कब होगा? x - 3/2 पे, ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुनिए, अब इसमें x के बदले -x पुट करिए तो आपको क्या मिलेगी इक्वेशन? y = -2x + 3। और पता है क्या बनेगा, कैसे बनेगा? 0 पे तो अभी भी 3 आएगा, लेकिन अब y पता है कहां 0 होगा? +3/2 पे। तो अब ये ऐसे आ जाएगा, इधर पे 0 आ जाएगा, 3/2 पे 0 आ जाएगा। दैट इज y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज मिल जाएगी। ग्राफ y एक्सिस के अबाउट पलट गया। जब x के बदले प्यारे बच्चों -x करेंगे तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट पलटी मार देगा। तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट नहीं आया, बिल्कुल आगे। तो जब x के बदले -x करेंगे तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट पलटी मारेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो पहले 1 पे रिजल्ट आता था 2 + 3, अब -1 पे आई विल गेट दी सेम रिजल्ट 2 + 3, क्योंकि -2 × -1 2, 2 + 3 5। वो वाली चीज इधर आ जाएगी। जो पहले -1 पे आ रहा था, -2 + 3 1, अब वो चीज 1 पे आएगी, -2 + 3 1, इधर भाग देगी। तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट पलट जाता है अगर हम x के बदले -x पुट करते हैं। अगर हम x के बदले -x पुट करते हो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट पलट जाता है। जब x के बदले -x पुट करते हो तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट, ग्राफ y एक्सिस के अबाउट। अगर मैं पूरे के पूरे इक्वेशन को ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मान लो y = 2x + 3 है, तो नेगेटिव ऑफ 2x + 3 क्या हो? तो जहां पे वैल्यू बेटा जहां पे 0 पे पहले 3 आया था वहां पे -3 आएगा। हाँ ना बोले? जहां पे 5 आई थी वहां पे -5 हो जाएगी वैल्यू, सिंपल बेटा। हाँ, जहां 0 थी वहां तो 0 ही रहेगी। तो अब ग्राफ x एक्सिस के अबाउट पलट जाएगा। तो पूरे बेटा जहां पे 1 आ रहा था वहां पे -1 हो जाएगा, जहां पे 2 आ रहा था वहां पे -2, जहां पे -1 आ रहा था इनटू माइनस कर दिया वहां पे +1 हो जाएगा। तो ग्राफ x एक्सिस के अबाउट पलट जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने सीख क्या लिया है? जब अगर हम x के बदले -x पुट करते तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट पलट जाता है। जब x के बदले -x करते तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट पलट जाता है, क्योंकि पहले जो चीज 1 पे आती थी प्यारे बच्चों, मन से सोचिए, अब वही चीज जो आएगी वो -1 पे आने लग जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जो पहले इधर हो रहा था वो इधर हो जाएगा, और जो इधर हो रहा था वो उधर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? अगर हम x के बदले -x करते हैं तो बेटा ग्राफ y एक्सिस के अबाउट पलट जाता है। सौरभ और उसके पड़ोसी
बेटा इधर देखेंगे, बेटा मैं बस आपको ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों, जब हम x के बदले माइनस एक्स करते हैं तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट पलट जाता है, ग्राफ y एक्सिस के अबाउट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और जब हम पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो x एक्सिस के अबाउट पलट जाता है, ठीक है। और बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जब एक रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो क्रेस्ट कैसे वापस आता है, ट्रफ की तरह आता है, और फ्री बाउंड्री से आता है तो कैसे आता है बेटा, क्रेस्ट क्रेस्ट की तरह आता है, और ट्रफ ट्रफ की तरह आता है। क्या ये बात याद आ गई है? फ्री बाउंड्री से क्रेस्ट रिटर्न्स एज क्रेस्ट एंड ट्रफ रिटर्न्स एज ट्रफ, लेकिन रिजिड बाउंड्री में क्या होता है, क्रेस्ट रिटर्न्स एज ट्रफ एंड ट्रफ रिटर्न्स एज क्रेस्ट। क्या ये बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई, ये हम बहुत अच्छे से देख चुके थे। तो आइए फटाफट से रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन बताई जाए कि रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो रिजिड बाउंड्री है, पहले कौन सा देख रहा हूं, रिजिड बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री? रिजिड बाउंड्री। तो इसमें अगर बेटा इधर से कोई इंसिडेंट वेव आ रही है, ये x इक्वल टू 0 पे रिफ्लेक्शन होने वाला है, ये x इक्वल टू 0 पे रिफ्लेक्शन होने वाला, नेगेटिव x डायरेक्शन में एक वेव आ रही है, तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन किस टाइप की होनी चाहिए, a sin kx प्लस ओमेगा टी या kx माइनस ओमेगा टी, kx प्लस ओमेगा टी। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन होगी a sin kx प्लस ओमेगा टी, इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से समझ में आ सकती है बात। कह दो आया। अब रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या आएगी? चलिए पहले फ्री बाउंड्री लेते हैं। कौन सी बाउंड्री? देखो इक्वेशन तो बेचारी अनजान है, वो जानती नहीं है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में रस्सी है ही नहीं, वो तो आंसर दे रही है -1 पे भी, -2 भी पुट करोगे तो भी डिस्प्लेसमेंट आएगी, y की वैल्यू आएगी, -3 पे भी आएगी, -4 पे भी। वो बता क्या रही है -1 पे, जो -1 पे रिजल्ट आ रहा है वो -1 पे नहीं हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट होके +1 पे हो रहा होगा। जो -2 पे दिखा रहा है कि पल्स यहां पहुंच गई -2 पे, तो वो -2 पे नहीं है बेटा, वो रिफ्लेक्ट होके कहां आ गई, +2 पे आ गई। क्या दो आ गया समझ में? तो प्यारे बच्चों मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर पहले मैं पढ़ रहा हूं फ्री बाउंड्री, कौन सी बाउंड्री की बात कर रहा हूं, तो बेटा बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो -x में ये वेव दिखा रही है, ये जो इक्वेशन -x में दिखा रही है बेटा, वो -x में नहीं हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट होके एक्चुअली कुशल बेटा कहां हो रहा है, +x पे हो रहा है। वो कहां हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्ट होके +x पे हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई है? बिल्कुल समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। तो बेटा ये जो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आएगी प्यारे बच्चों, वो क्या निकल के आ जाएगी, a। तो मेरे को चाहिए क्या, -x वाले को प्लस में लेके आना है, तो बेटा उसके लिए करना क्या पड़ेगा, y एक्सिस के अबाउट ग्राफ को पलटना है, तो x के बदले -x पुट करना पड़ेगा, x के बदले -x पुट करना पड़ेगा, a sin -kx प्लस ओमेगा टी। क्या दो आगे समझ में यार, इसमें कोई दिक्कत की बात? बस मैं यही तो चाहता हूं बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव की जो इक्वेशन आनी है वो x के बदले क्या आएगा बेटा, -x आएगा। क्या आएगा बेटा x के बदले, क्योंकि मेरे को जो नेगेटिव में दिखा रहा है वो नेगेटिव में नहीं हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट होकर पॉजिटिव में हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई, इसमें कोई दिक्कत की बात। अब सोचो रिजिड बाउंड्री से होता तो क्या होता, अगर रिजिड बाउंड्री से होगा तो बेटा फिर पता क्या होगा, मान लो यही इंसिडेंट वेव की इक्वेशन यहां पे भी, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन पता क्या आएगी, इस केस में रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आएगी, जो नेगेटिव एक्स में हो रहा है वो उसको इधर तो लेके आना ही है, लेकिन साथ में वो क्रेस्ट का ट्रफ भी बनाना है। क्या दो आ गया? तो सबसे पहली बात x के आगे एक -x लगाना पड़ेगा, a sin -kx प्लस ओमेगा टी, और फिर एक बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्या दो आ गया? लेकिन इफ दे से रिफ्लेक्शन इज 81%, रिफ्लेक्शन इज, और 81% एनर्जी इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, तो अगर 81% एनर्जी बेटा वो कहते हैं रिफ्लेक्ट हो रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि जो एम्पलीट्यूड है वो 0.9 हो गया। क्या हो गया? नहीं है समझ में, क्योंकि अगर जो बेटा एनर्जी जो होती, जो पावर ट्रांसफर होती है वो होती 2π² a² μ² μv। हेलो, जो पावर ट्रांसफर होती है वो 2π² a² μ² μv होती है। 81% का मतलब पता क्या होता है, आपके मार्क्स 81% रह गए, मान लो पहले 100 आए थे तो अब 81 हो गए, मतलब 100 इंटू 0.81 हो गए, 100 इंटू, तो पावर 0.81 टाइम्स कब होगी, जब एम्पलीट्यूड 0.9 हो जाएगा, जब एम्पलीट्यूड 0.9 का स्क्वायर 0.81। क्या दोगे? कोई कहता है इफ रिफ्लेक्शन इज 64% तो एम्पलीट्यूड 0.8 हो गया, इफ रिफ्लेक्शन इज 49% एम्पलीट्यूड बिकम्स 0.7 है, तो जो भी a लिख रहा हूं उसके बदले भी 0.7 आ जाएगा। क्या दो आ गया समझ में? कोई दिक्कत?
अब बेटा इसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज स्टैंडिंग वेव, दैट इज स्टैंडिंग वेव। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया कि हम रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिख लेंगे। अब होता क्या है बेटा, अगर दो वेव साथ साथ मिल जाएं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हो, एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हो, अगर वो मिल जाएं तो बेटा क्या बन जाती है ना, वहां पर सुपरपोजिशन होके एक वेव पैटर्न मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। एक वेव पैटर्न मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, हाँ ना बोलेंगे, है ना, नाम थोड़ा सा गड़बड़ है उस पर हम नहीं जाएंगे। तो बेटा एक पैटर्न मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव, है ना। ऐसा करते हैं, एक बार एक छोटा सा मैं आपको ये वीडियो करके दिखा देता हूं ताकि आप मेरी बात अच्छे से समझ पाएं और फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे की थ्योरी को। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, ये है फिक्स्ड बाउंड्री, तो ये कैसा आ रहा है बेटा, क्रेस्ट ट्रफ की तरह वापस आ रहा है। क्रेस्ट कैसे वापस आ रहा है, ट्रफ की तरह वापस आ रहा है, पलटी मार के आ रहा है। ध्यान से देखें कैसे वापस आ रहा है, पलटी मार के आ रहा है। कैसे आ रहा है, पलटी मार के आ रहा है। कैसे आ रहा है, पलटी मार के आ रहा है। अब फ्री बाउंड्री देखिए, फ्री बाउंड्री में क्या हो रहा है ना, फ्री बाउंड्री में क्या हो रहा है, ए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, थोड़ा सा दूर जाएंगे मानस, है ना, नहीं धागे को छोड़ेंगे, डील छोड़ेंगे थोड़ा सा, हाँ। अब बेटा क्रेस्ट कैसे वापस आ रहा है, क्रेस्ट की तरह वापस आ रहा है। अब क्रेस्ट कैसे वापस आ रहा है, क्रेस्ट की तरह आ रहा है। क्रेस्ट कैसे आ रहा है, क्रेस्ट की तरह आ रहा है। क्रेस्ट कैसे आ रहा है, क्रेस्ट की तरह। क्या बात समझ में आ गई है। और देखो अगर मैं लगातार वेव जनरेट करूंगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होकर आएगी और यहां पर क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन से बन के कुछ लूप्स बन जा रहे हैं और ऐसे बन रहे हैं जो एडजेसेंट लूप्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है, हाँ ना बोले। सबके सब इकट्ठे एक्सट्रीम पे आ रहे हैं, सबके सब इकट्ठे मीन पे आ रहे हैं। एक ऑसिलेशन में सबके सब दो बार रुकेंगे, जब एक्सट्रीम पे होंगे तो सबके सब इकट्ठे रुकेंगे, है ना। और सीखा क्या हमने बेटा, क्रेस्ट ट्रफ की तरह आएगा रिजिड बाउंड्री में और क्रेस्ट की तरह आएगा फ्री बाउंड्री में, है ना। बोलो प्यारे बच्चों, हमने सीख क्या लिया, सीख हमने ये लिया कि बेटा जो इंसिडेंट में हो रहा है ना, मान लो सपोज करो कि बेटा हमने ये सीखा ये है कि अगर जो वेव जा रही है वो क्रेस्ट की तरह वापस आएगा फ्री बाउंड्री में, और रिजिड बाउंड्री में बेटा क्रेस्ट ट्रफ की तरह वापस आएगा, फिक्स्ड बाउंड्री में क्रेस्ट ट्रफ की तरह वापस आएगा। ठीक है, अब बेटा देखो मान लो कि अगर जो इंसिडेंट वेव है डेफिनेट है कि बेटा वो नेगेटिव एक्स में जा रही है ना, यहां से मान लो हमने वेव दी नेगेटिव एक्स में जा रही है, किधर को जा रही है ना, मान लो इक्वेशन है a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, तो रिफ्लेक्टेड में वेव में क्या होगा बेटा, देखो इंसिडेंट वेव को बेटा इक्वेशन को तो पता नहीं कि नेगेटिव एक्स में कुछ नहीं हो रहा है, तो बेटा ये माइनस एक्स पे आंसर दे रही है कुछ ना कुछ, तो जो माइनस एक्स पे ये दिखा रही है, क्या माइनस एक्स पे कुछ हो रहा होगा या वो रिफ्लेक्ट होकर प्लस एक्स में हो रहा होगा, मतलब माइनस एक्स वाला प्लस एक्स में हो रहा होगा, माइनस एक्स वाला मतलब ग्राफ को वाई एक्सिस के अबाउट पलट दूंगा तो क्या मिल जाएगी, रिफ्लेक्टेड वेव। और मैथ सर क्या बताते हैं बेटा, अगर x के बदले माइनस एक्स पुट कर दे तो ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट पलट जाता है। अरे बोलो आया कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत। आप ऐसा भी कह सकते थे जो इंसिडेंट पे माइनस एक्स पे हो रहा है टी टाइम पे, वही रिफ्लेक्टेड पे एक्स पे हो रहा है टी टाइम पे। जो ये माइनस एक्स पे दिखा रहा हूं माइनस एक्स पे थोड़ी ना हो रहा, वो रिफ्लेक्ट होके प्लस एक्स पे हो रहा होगा। बोलो आया, हाँ ना, तो बोलो यार। अब रिजिड बाउंड्री होती तो क्या होता, जो अब मैं बोलूंगा जो इंसिडेंट पे हो रहा होगा माइनस एक्स पे टी टाइम पे, जो माइनस एक्स पे टी टाइम पे इंसिडेंट में दिख रहा है वो माइनस एक्स पे नहीं हो रहा होगा, प्लस एक्स पे हो रहा होगा, और वो भी पलटी मार के, वो भी। तो पहले तो इंसिडेंट जो माइनस एक्स पे हो रहा है टी टाइम पे वो तो ये हो गया, और उसका पलटी मार के रिफ्लेक्टेड पे हो रहा होगा एक्स पे टी टाइम पे। क्या तो आ गया, मतलब ग्राफ को मेरे को वाई एक्सिस के अबाउट भी पलटना है, एक्स के बदले माइनस एक्स भी रखना है, और फिर एक नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करना है, और फिर एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो रिफ्लेक्टेड वेव की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, अगर इंसिडेंट की ये है तो a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, पहले में क्या लेके आए, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में लेके आए, अब उसकी पलटी मारनी तो एक और नेगेटिव लगा दी। कह दो आगे, हाँ ना बोले, क्या पल्ले पड़ गए, कोई दिक्कत। तो ये हमको समझ में आ गया है ना कि जो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी। अब बेटा मेरे को ये सीखना है कि अगर ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आ गई, ये अगर रिफ्लेक्टेड वेव की, तो अब मेरे को ये सीखना है कि अब अगर ये इंसिडेंट वेव है ये रिफ्लेक्टेड वेव, तो इनके सुपरपोजिशन से बनेगा क्या, इनके सुपरपोजिशन से बनेगा क्या, है ना। तो बेसिकली मैं ऐसी दो वेव्स का सुपरपोजिशन करा रहा हूं जो कि एक पॉजिटिव में जा रही है ना, एक पॉजिटिव में जा रही है और एक नेगेटिव में। नहीं आया समझ में, आ गया है। हाँ, तो बेटा मैं ऐसी दो वेव्स का सुपरपोजिशन अब कराने में इंटरेस्टेड हूं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। हालांकि मैं देख चुका हूं बनता क्या उससे, कुछ ऐसा बन जाता है मैक्सिमम मिनिमा टाइप का, कहीं पे एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा होता है, कहीं पे एम्पलीट्यूड कम आ रहा होता है ना। एक बार देखते हैं,
फिक्स्ड बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री की बात कर रहे हैं? फिक्स्ड, रिजिड बाउंड्री। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या आएगी बेटा? पहले तो x के बदले माइनस एक्स करेंगे और उसकी भी पलटी मार देंगे। क्या दो आ गया? कोई दिक्कत? हाँ ना बोले? अच्छा, इसको अंदर लेके चले जाओ, माइनस को, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या बन जाएगा? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या बन जाएगा? ए साइन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव आ गई, वो इंसिडेंट वेव है। तो रिजल्टेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y क्या बन जाएगा बेटा? वाई आई प्लस वाई आर। यही तो होता है सुपरपोजिशन। हाँ ना बोले? यही क्या होता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत, अरे हाँ ना तो बोलते जाएंगे खटाक से। तो वाई आई प्लस वाई आर क्या बन जाएगा? ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी मैथ सर मिले थे बाहर, बोले सर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी होता है। मैंने कहा कैसे कहते हैं? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जोड़ दो। मैं समझ गया, 2 साइन ए कॉस बी। अरे हाँ ना बोलो? तो क्या बोले? 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अब जैसे ये दिखा, इसका तो ग्राफ हमको कुछ समझ में ना आ रहा था। हम मैथ सर को मिले तो मैथ सर ने बताया सर देखो ये बहुत सिंपल है, किसी भी x पे मैक्सिमम वैल्यू वो ये है। किसी भी x पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये। क्योंकि जब cos ओमेगा टी 1 होगा तो सारे x पे यही मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उसको पहले आप बना दो। तो मैंने सबसे पहले 2a sin kx का ग्राफ बनाया। इसको मैं समझना चाहता हूं ये क्या चीज है। तो मान लो वो ये बन के आ गया, चलेगा? अब आगे तक नहीं बना रहा हूं, इतना ही बहुत है, ठीक है? अरे हाँ ना तो बोलो यार। अब है क्या? अब जब cos ओमेगा टी 1 है तो ये बन गया। अच्छा, जब cos ओमेगा टी मान लो 3/4 होगा तो क्या बनेगा? जब cos ओमेगा टी 3/4 होगा तो ये 3/4 रह जाएगा ग्राफ। हाँ ना बोलो यार? कुछ ऐसा बन जाएगा। जब हाफ होगा तो क्या होगा? ये चीज हाफ पे आ जाएगी। नहीं आया? ये बन जाएगा। अच्छा, जब 1/4 होगा तो क्या होगा? 1/4 रह जाएगा। अरे इतना तो आता है ना मैथ्स। जब 0 होगा तो सब के सब इकट्ठे मीन पे आ गए। क्या ऐसे ही चल रही थी रस्सी? ऐसे ही चल रही थी रस्सी, ये इकट्ठे ये मीन पे है। हाँ ना बोलो? ऐसे चल रहा था, आपने ध्यान से देखो, अपोजिट फेज में थे, कंसेक्यूटिव मतलब एडजेसेंट जो लूप्स में थे वो अपोजिट फेज में थे। हाँ ना बोलो? ये करीना कपूर ने बताया था जब भी मेट में, ये इश्क है बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, याद आया? हाँ। अब बेटा यहां पर जब ये -1/4 बनेगा तो क्या बन जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। अरे बोलो आया यार? -1/2 बनेगा तो ये बन जाएगा, है ना? -1 बनेगा तो ये बन जाएगा। मतलब ये ऐसे ऐसे नाच रहे होंगे अपोजिट फेज में। तो ये और ये अपोजिट फेज में, ये मैक्सिमा है ना? जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वाला नाच रहा है, सबके सब मीन पे इकट्ठे आ रहे हैं, सबके सब एक्सट्रीम पे इकट्ठे जा रहे हैं। और एक ऑसिलेशन में 2 बार रुकेंगे, एक ऑसिलेशन में सबके सब 2 बार रुकेंगे, 2 बार काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, सबके सब सारे के सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इकट्ठे 0 होगी 2 बार। और जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी? नो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी और बराबर नहीं है। और यही प्रदीप सर ने बताया था, सुपर पोजिशन में बराबर होना जरूरी नहीं है। हाँ ना बोलो यार? सुपर पोजिशन में बराबर होना जरूरी नहीं है बेटा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ट्रैवलिंग वेव में बराबर होती है, पर जब 2 वेव एक जगह मिलती है देन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मे नॉट बी इक्वल। देन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मे नॉट बी इक्वल, जो कि ऐसा दिख रहा है। याद दिला देता हूं, एक इधर आ रही पल्स, एक इधर आ रही है पल्स, है ना? मान लो ये अकेले है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मान लो ई है। अब जब ये एक जगह पे मिलेंगी तो रिजल्टेंट तो बनना है 0। हाँ ना बोलो? ये क्या कह रही है? पार्टिकल तो ऊपर चल, और ये क्या कह रही है? पार्टिकल तो ऊपर चल। तो वेलोसिटी जुड़ रही है, वेलोसिटी, रिजल्टेंट तो ये बनेगी सीधी रस्सी, पर वेलोसिटी डबल हो रही है। वेलोसिटी डबल होगी, 12mv² काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। हाँ, टोटल एनर्जी 4e हो गई, पर पोटेंशियल तो 0 हो गई। तो बेटा जब सुपर पोजिशन होता है देन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मे नॉट बी इक्वल। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मे नॉट बी। क्या ये बात समझ में आ गई है? और बेटा इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। जब 2 वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो बेटा क्या बनती है? स्टैंडिंग वेव। हालांकि ये नाम थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि वेव का मतलब होता है चलता हुआ डिस्टर्बेंस, जो यहां हो रहा है वही आगे होगा। स्टैंडिंग मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी, स्टैंडिंग रुका हुआ। तो पूरा नाम का मतलब क्या हुआ? स्टैंडिंग वेव, रुका हुआ चलता हुआ डिस्टर्बेंस, रुका हुआ
ये एक वेव ही नहीं है, ये एक्चुअली में एक वेव ही नहीं है, नाम ही गलत है इसका बेटा। ये तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न है, कहीं पे मैक्सिमा है ना, और कहीं पे मिनिमा है, कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे, पर कोई बात नहीं, नाम में हमको क्या जाना है, हमको बोलना वही है जो कोर्स में नाम है ना। पर ये नाम थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि मतलब ऐसा नाम हो ही नहीं सकता स्टैंडिंग वेव, रुका हुआ चलता हुआ डिस्टर्बेंस, ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। ये क्या है बेटा, एक इंटरफेरेंस पैटर्न, कहीं पे मैक्सिमा है कहीं पे मिनिमा है। हाँ ना बोलो, ये एक्चुअली एक वेव ही नहीं है, क्योंकि जो चीज जहां हो रही है वही चीज आगे होगी। कैसा हो रहा है, जो यहां हो रहा है क्या वो आगे बढ़ रहा है? नहीं, तो ये तो वेव ही नहीं है, ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक इंटरफेरेंस पैटर्न है, ठीक है। और जो भी दो एक लूप में कोई भी दो पार्टिकल ले लो, 3 4 जितने पार्टिकल, सब सेम फेज में, सबके सब इकट्ठे नीचे आ रहे हैं, सबके सब इकट्ठे एक्सट्रीम पे, सब इकट्ठे नीचे ऊपर, सब सेम फेज में, पर सबके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है, पर सबके एम्पलीट्यूड्स, हाँ ना बोले यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलते हैं बेटा स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो कुछ पार्टिकल्स रुके रह जाते हैं, है ना, सबके सब नाचते हैं, इस तरीके से नाचते हैं कि सबके सब इकट्ठे एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं, सबके सब ऐसे नाचते हैं कि सबके सब इकट्ठे एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं। एक पर्टिकुलर लूप में जो पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में होते हैं, जो कंसेक्यूटिव एडजेसेंट लूप्स में होते हैं वो अपोजिट फेज में होते हैं। जब एक ऊपर जा रहा होता है दूसरा नीचे जा रहा होता है, हाँ ना बोलो। जब एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, फिर मीन पे इकट्ठे आते हैं, फिर जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे आते हैं। बोलो आया? अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो ये इस पर्टिकुलर है ना पैटर्न को हम बोलते हैं बेटा स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? अब बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि 2a sin kx cos ओमेगा t ये क्या बन गया बेटा, ये दो सुपरपोजिशन से मिला है, दो वेव्स के सुपरपोजिशन से बना है, दो वेव्स के, हाँ ना बोलो, पक्का समझ में आया? अब बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मेरे से कभी भी कोई कहेगा ना, देखो मैंने आपको ये बात बोली जब मैं वीडियो दिखा रहा, वो बना रहा था आपको वो स्लिंकी से, कि इस पॉइंट का जो ऑसिलेशन होता है ना बेटा, ये आप आईआईटी जाके ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे, है ना, इसका नाम होता है मेल्डीज एपरेटस होता है इसका नाम, स्टैंडिंग वेव बनाएंगे वहां जाके, है ना। और जो पॉइंट ऑसिलेशन दे रहा होगा ना, आपको ऐसा लगेगा वो हिल ही नहीं रहा है, वो इतना कम चल रहा होगा कि आप मान सकते हैं कि वो नोड है, नोड वो पॉइंट है जिसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है, एंटी नोड वो पॉइंट है जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। बेटा 2-3 नाम पढ़ लिए हमने। एक, जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी जो पैटर्न बनता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उससे जो पैटर्न बनता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। व्हेन टू वेव मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन द पैटर्न ऑब्टेन इज नोन एज स्टैंडिंग वेव, इन विच पार्टिकल्स विच आर इन अ पर्टिकुलर लूप आर ऑलवेज इन सेम फेज and the particle which are in adjacent loops are always in opposite phase, है ना। Point at which amplitude is minimum is known as node and the point at which amplitude is maximum is known as antinode। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या पक्का समझ में आ गई है? सबके सब एक्सट्रीम पे इकट्ठे जाएंगे, सबके सब मीन पे इकट्ठे आएंगे। क्या ये बात पक्का क्लियर हो गई है? हाँ ना बोले। Particles which are in same loop are always in same phase, are always in, and the particles which are in opposite loops are in opposite phase, that is they have a phase difference of 180, they have a phase difference of 180। एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं आया? और एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है, अपोजिट फेज में होंगे, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? पक्का आ गई है? और एक ऑसिलेशन में सारे के सारे पार्टिकल्स 2 बार रुके, एक ऑसिलेशन में सारे के सारे पार्टिकल्स 2 बार रुकेंगे। एक ऑसिलेशन में 2 बार ऐसा होगा सारी की सारी एनर्जी जो होगी पोटेंशियल इन नेचर होगी, जब एक्सट्रीम पे होंगे पार्टिकल्स, रुक गया, ध्यान से देखें, रुक गया सारी की सारी पोटेंशियल। और 2 बार ऐसा होगा सारी की सारी काइनेटिक, जब स्ट्रेट होगा। एक ऑसिलेशन में 2 बार ऐसा होगा एंटायर एनर्जी विल बी काइनेटिक इन नेचर व्हेन द रोप विल बी स्ट्रेट, व्हेन द रोप विल बी स्ट्रेट, है ना। एंड एट 2 times in one oscillation entire energy will be potential energy in nature, entire energy will be potential in nature। क्या ये बात समझ में आ गई है? बेटा क्या समझ लिए, एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन में 2 बार सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल होगी और 2 बार सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक होगी, जैसे जनरल ऑसिलेशन में होता है। हाँ ना बोलो यार, नहीं आया समझ में? हाँ ना बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा,
जहां से आप ऑसिलेशन दे रहे हो, मैं कह रहा हूं कि उसको आप नोड कंसिडर करोगे। कभी अगर कहा जाएगा जहां से ऑसिलेशन दिए जा रहे हैं, बेटा वो नोड पता क्यों है? पता वो नोड क्यों है? एक्चुअली जब आप स्टार्ट करते हैं तो बेटा वो हल्के हल्के नाचता है, हल्के हल्के एम्पलीट्यूड बढ़ता है। ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि बेटा आपने ना ए एम्पलीट्यूड की एक छोटा सा ए एम्पलीट्यूड की पल्स जनरेट करी, वो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां से रिफ्लेक्ट होके आई, और फिर जब वो यहां पे आई तो हमने ए की और दे दी, तो वो क्या बन गई? 2a। क्या बन गई? एक्चुअली वो 2a नहीं बनती है, वो ए की जा रही है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होके पहुंचती तो कुछ एनर्जी लूज हो चुकी होती है, वो ए से कम एम्पलीट्यूड की बचेगी। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप मेरी बात मान लो 0.5 बची, तो अब क्या बन गई? 1.5 है, फिर वो जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर कुछ एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर हल्के 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 एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा इतना एम्पलीट्यूड हो गया कि जितनी एनर्जी दे रहे हो उतनी डिसिपेट हो जा रही है, जितनी एनर्जी दे रहे हो उतनी डिसिपेट हो जा रही है, जितनी एनर्जी दोगे उतनी डिसिपेट हो जाएगी। उस टाइम एम्पलीट्यूड एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मेंटेन हो जाता है। पर बेटा अगर आपका एम्पलीट्यूड जो आप दे रहे हो अगर वो ए है ना, तो जो स्टेडी स्टेट में जो एम्पलीट्यूड बनता है वो पता कितना बन जाता है? कुछ 10A 11A ऐसा बन के आ जाता है। वो डिपेंड ये करता है कि अगर आपने वैक्यूम मेंटेन कर दिया फिर तो बढ़ता ही चला जाएगा, फिर तो बढ़ता ही चला जाएगा। मतलब वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है ना, एयर की डेंसिटी कितनी है ना। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा बस मैंने आपको ना अभी ये समझाने की कोशिश करी कि जहां से ऑसिलेशन दिया जाता है वो नोड होता है। वो क्या होता है? आपको उसको नोड कंसिडर करना है। आपको उसको क्या कंसिडर करना है? नोड कंसिडर करना है। पक्का समझ में आ गई? जिस एंड से ऑसिलेशन दिया जाता है, जिस एंड से ऑसिलेशन दिया जाता है उसको आपको क्या कंसिडर करना है? नोड, ना कि वो एंटी नोड है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बड़ा मतलब कॉमन मिसकॉन्सेप्ट होता है। जैसे जब एक लूप बन रहा है, जब फ्री एट वन एंड वाली कंडीशन जो मैंने आपको दिखाया था ऐसा बन रहा था, तो लोगों को लगता है यहां से ऑसिलेशन दिया जा रहा है। नहीं, ऑसिलेशन तो इधर से दिया जा रहा है। किस पॉइंट से ऑसिलेशन दिया जाएगा इस कंडीशन में? यहां से ऑसिलेशन दिया जा रहा है। हाँ ना बोलो? क्योंकि अगर इधर से दिया जाता तो अगर एक ही वेव थी, हाथ से पकड़ के आप रस्सी को हिला रहे हो, एक ही वेव थी और दूसरी रिफ्लेक्ट होके एक ही आई, तो 2a बनना चाहिए। पर क्या रस्सी आपके हाथ को 2a ले जाएगी? मासलेस सी रस्सी आपके हाथ को 2a ले जाएगी? नहीं। तो बेटा आप ऑसिलेशन किधर से देते हैं? उस एंड से जो कि नोड है, ना कि जो एंटी नोड है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, मैं जो बस आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लो x इक्वल टू 0 पे रस्सी बंधी हुई है और x इक्वल टू L से आपने ऑसिलेशन दिए। अब कुछ भी बन रहा है, कितने लूप्स बन रहे हैं मेरे को मतलब नहीं है, मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या थी? लेट अस से इट वाज a sin ओमेगा t प्लस kx। प्लीज मेरी मदद करते चलेंगे, एक बारी फटाफट से बोलते चलेंगे। बेटा रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या आएगी? जो x पे हो रहा है उसको माइनस x, जो माइनस x पे हो रहा है उसको प्लस x पे लेके आना और उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है। क्या ये बात समझ में आ गई है? नहीं आई है? आ गई है? हाँ ना बोले? तो ये बन क्या जाएगा? a sin kx माइनस ओमेगा t। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? yi प्लस yr से क्या बन के आ जाएगा? अगर इनको सम करेंगे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 sin a cos b, 2a sin kx cos ओमेगा t। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ये जो बन के आ गया, क्या x इक्वल टू 0 पे हमेशा पार्टिकल रुका होना चाहिए था? हाँ ना बोले? क्या x इक्वल टू 0 पे हमेशा रुका हुआ sin 0 0 बनेगा? दैट इज हमने बिल्कुल सही किया। हाँ ना बोले? अच्छा x इक्वल टू L पे भी हमेशा रुका हुआ होना चाहिए? हाँ ना बोलो? x इक्वल टू L पे भी नोड है, मतलब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड की कंडीशन चल रही है। क्या कंडीशन चल रही है? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं x इक्वल टू L पे भी नोड है, दैट इज yr L t शुड बी 0। रिफ्लेक्टेड वेव पे L पे क्या हो रहा होगा? हमेशा 0 बनेगा, हमेशा रुका हुआ वहां पे पार्टिकल हमेशा क्या हो रहा है? रुका हुआ है। तो x इक्वल टू L पे 0 बनाए। देखो मैंने आपको ना चीजें बता अभी जितनी रहा हूं, सवाल में इतनी यूज नहीं होंगी, पर अगर मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल के दे दूंगा तो आप लोग थोड़ा सा मतलब पसंद कम करते हो जेई वाले, है ना, तो इसलिए बता पूरा रहा हूं। तो YRLT L पे अगर 0 चाहिए तो L पे क्या चीज हमेशा 0 होगी? क्या ये हमेशा 0 हो सकता है? नहीं, ये तो टाइम पे डिपेंडेंट फंक्शन है। इफ YRL is 0 then sin KL is 0, और K क्या होता है? X का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा। क्या ये बात याद है? इनटू L, ये क्वांटिटी हमेशा 0 होनी चाहिए। और साइन थीटा 0 कब होता है? 0 पे। अगली बार कब होता है? पाई पे, फिर 2 पाई पे, n पाई पे। क्या ये बात याद आ गई है? यस, याद आ गई है। तो
तो ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, एन पाई। 2 पाई बाय लेमडा इंटू एल शुड बी इक्वल टू एन पाई। 2 पाई बाय लेमडा एल शुड बी इक्वल टू एन पाई। पाई को काटेंगे, लेमडा को निकालेंगे, कितना आया 2l बाय एन। कितना आया 2l बाय, हाँ ना बोलो यार। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी होती है v बाय लेमडा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है v बाय, यहां पे पुट करें तो एन वी बाय 2l, एन वी बाय 2l, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में जनरेट करा था, एक लूप के लिए v बाय 2l हो जाएगी, 2 लूप के लिए 2v बाय 2l हो जाएगी, 3 लूप के लिए 3v बाय 2l हो जाएगी, 4 लूप के लिए 4v बाय 2l हो जाएगी, है ना। फटाफट से इसको एक बार छाप लेंगे और फिर कहानी बढ़ाते हैं आगे। छाप लें फटाफट से। अब देखिए बेटा, यही जो चीज मैंने आपको फ्रीक्वेंसी निकलवाई, इसको याद रखने का तरीका क्या हुआ बेटा, जो मिनिमम लूप बनते हैं, है ना, वो तो एक बनेगा, हाँ ना बोले। और अगर इससे ज्यादा बनेंगे तो कैसे होगा, फिर 2 लूप बन जाएंगे। और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फिर मतलब कितने लूप्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं आया। और इन सबको बोलते हैं हम नॉर्मल मोड्स, नेचुरल मोड्स। ये फर्स्ट नॉर्मल मोड, ये सेकंड नॉर्मल मोड, ये थर्ड नॉर्मल मोड, ये फर्स्ट नेचुरल मोड, ये सेकंड नेचुरल मोड, ये थर्ड नेचुरल मोड। ये नाम है, ये क्या है, नाम है खाली। इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा फंडामेंटल मोड। क्या बोलते हैं, जिसमें मिनिमम लूप्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड, जिसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी आती है इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको फर्स्ट नेचुरल मोड भी कहते हैं और नॉर्मल मोड। और इस केस में हो क्या रहा है बेटा, देखो ये चीज कितनी है, ये लेंथ l है, स्ट्रिंग की लेंथ l है। ये चीज कितनी, लेमडा है, लेमडा बाय 2 है, लेमडा बाय 4 है, यहां से लेके यहां तक। बताओ जरा, ये लेमडा बाय 2 है क्योंकि लेमडा तो इतना होता है ना, ये तो लेमडा बाय 2 है। क्या दो आया, ये कितना है, तो लेमडा बाय 2 इक्वल टू l है। लेमडा कितना हो गया 2l। फ्रीक्वेंसी होती है v बाय लेमडा। फ्रीक्वेंसी क्या बन गई, v बाय लेमडा, और लेमडा क्या है 2l, तो क्या बन जाएगा v बाय 2l। क्या ये बात समझ में आई है। nv बाय 2l निकाली थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है v बाय 2l। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है प्यारे बच्चों, v बाय 2l। क्या है, हाँ ना बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है अगला, इसमें क्या हो रहा है, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2, 2 लेमडा बाय 2 इक्वल टू l। नहीं आया, लेमडा इक्वल टू 2l बाय 2। आपको लग रहा होगा 2 काट क्यों नहीं रहा हूं, सीक्वेंस बनाना है मेरे को एक। ये 12 बाय 1 है, ये 12 बाय 2, अगला 12 बाय 3 है। सीक्वेंस बनाना है इसलिए मैं नहीं काट रहा हूं। 12 बाय 2 आप भी ऐसे ही लिखेंगे, काटे नहीं, है ना। फ्रीक्वेंसी होती है v बाय लेमडा, है ना बोले। और लेमडा क्या है 12 बाय 2, पुट करें तो 2v बाय 2l। काट देते ना तो आपको लगता नहीं v बाय 2l, ये 2v बाय 2l। अब आपको दिख रहा है। अगला मोड बेटा बोल देंगे सब लोग साथ में, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय 2 इक्वल टू l। क्या तो आया, तो लेमडा क्या हो जाएगा 12 बाय 3। क्या ये बात समझ में आ गई है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी v बाय लेमडा, लेमडा क्या है 12 बाय 3, क्या है 12 बाय 3, तो v अपॉन 12 बाय 3, 3v बाय 2l। क्या ये बात समझ में आ गई है, हाँ ना बोले यार। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, सेकंड हार्मोनिक। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं, अगला टोन कौन सा बजेगा, फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या है, ये है थर्ड हार्मोनिक। 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक। और ये क्या है, सेकंड ओवरटोन। हाँ ना बोले यार। तो बेटा फंडामेंटल मोड, बेटा फ्रीक्वेंसीज क्या क्या आ रही है, v बाय 2l, 2v बाय 2l, 3v बाय 2l, nv बाय 2l, v बाय 2l, 2v बाय 2l, 3v बाय 2l, nv बाय 2l। क्या आ गया समझ में। दैट इज, इसमें अगर एक पहली फ्रीक्वेंसी अगर 100 है तो अगली क्या होगी 200, उससे अगली क्या होगी 300, उससे अगली क्या होगी 400। मतलब टेबल बना देना उसका। क्या बना देना है, टेबल। क्या तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ भाई चलिए ये फटाफट से देखते हैं। अब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड में कैसा होगा बेटा, देखिए यहां पर फ्री एंड है ना, ये फिक्स्ड है, दैट इज ऑसिलेशन, तो यहीं से दिए जा रहे हैं। और मान लो जो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी प्यारे बच्चों वो क्या निकल के आएगी, ए साइन एक्स के बदले खाली माइनस एक्स करेंगे क्योंकि ये तो फ्री बाउंड्री है, खाली इधर वाली चीज इधर लेके आनी, पलटी नहीं मारनी, बोलो आया। तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगी बेटा, खाली ग्राफ को वाई एक्सिस के ओर पलटने, तो एक्स के बदले माइनस एक्स पुट करिए, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे हाँ ना तो बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ ना बोले। तो रिजल्टेंट जो डिस्टर्बेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वाई आई प्लस वाई आर से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस बी। अब यहाँ पे टू साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स आ जाएगा, टू ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख दूं। अब बेटा कंडीशन क्या बन रही है, इसका जो ग्राफ बनेगा कॉस के एक्स का वो कैसा बनेगा, मान लो ये x इक्वल टू एल है ना। जब साइन ओमेगा टी 1 होगा तो ये कंडीशन होगी, जब हाफ होगा तो ये कंडीशन आएगी, जब 0 होगा तो ये कंडीशन आएगी, हाँ ना बोले। जब माइनस हाफ होगा तो ये कंडीशन आएगी, जब माइनस 1 होगा तो ये कंडीशन आएगी। अरे बोलो आया कि नहीं आया, हाँ ना बोलो। क्या ऐसा ही हमको दिखाई दिया था जब हमने ऑसिलेशन करके दिखाया था, यस यही कंडीशन हमको दिखाई दे रही थी। प्लीज मेरी बात सुने ध्यान से, देखो इसमें और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में पता डिफरेंस पता है क्या है, यहां पे दो नोड है और दो एंटी नोड है, और वहां पर फंडामेंटल मोड में एक एंटी नोड था और दो नोड थे, वहां पे नोड एक ज्यादा है, हर मोड में आप देखो ध्यान से एक नोड ज्यादा है, यहां पे जितने नोड है उतने ही एंटी नोड है। इसको ध्यान से देखिए, इसमें स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड में मैंने जब प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था, आप शेप बना बना के देखिए, अब जितने नोड होंगे उतने एंटी नोड होंगे, जबकि इसमें एक नोड ज्यादा है। तो जब भी अगर एक नोड ज्यादा है तो इसका मतलब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है। कोई कहते हैं नोड्स आर मोर देन एंटी नोड, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है। वो क्या कहना चाह रहा है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है ना। तो अब आई मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब यहां पर बेटा क्या बनेगा, x इक्वल टू एल पे तो हमेशा जीरो ही होगा, हाँ ना बोलो, नहीं आया। x इक्वल टू एल पे तो जीरो है ना, तो x इक्वल टू एल पे जीरो होने के लिए होना क्या पड़ेगा, कॉस के एल को जीरो होना पड़ेगा। कह दो आ गया यार, हाँ ना बोलो यार, कॉस के एल को जीरो करिए। यहां से कॉस थीटा जीरो कब होता है, पहली बार कब होता है, पाई बाय 2 पे, दूसरी बार कब होता है, पाई प्लस पाई बाय 2 पे, हाँ ना बोलो यार, ऑड पाई बाय 2 पे कब होता है, नहीं आया है ना। कुछ लोग इसको 2n प्लस 1 पाई बाय 2 बोलते हैं, कुछ लोग 2n माइनस 1 पाई बाय 2। फिजिक्स में हमेशा 2n माइनस 1 पाई बाय 2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि बेटा मेरी बात सुनो, पहला मोड जब पाई बाय 2 हो, 2n प्लस 1 बोलेंगे तो n इक्वल टू 1 पे 3 पाई बाय 2 बन जाएगा, फिर आप बोलोगे आंसर मैच नहीं कर रहे, हाँ ना बोलो, है ना। तो अपने लोग 2n माइनस 1 पाई बाय 2 यूज करते हैं, 2 पाई बाय लेमडा इंटू एल इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई बाय 2। क्या ये बात समझ में आ गई है। यहां से पाई को काटेंगे, लेमडा को निकालेंगे, लेमडा कितना गया 4l अपॉन 2n माइनस 1, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, v बाय लेमडा, दैट इज 2n माइनस 1 v बाय 4l, दैट इज जो फ्रीक्वेंसी आएंगी वो क्या आएंगी, ऑड v बाय 4l। पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 4l, अगली 3v बाय 4l, उससे अगली 5v बाय 4l, उससे अगली 7v बाय 4l एंड सो ऑन। वहां पे आई थी v बाय 2l, 2v बाय 2l, 3v बाय 2l, 4v बाय 2l, वहां पे ऑड इवन हार्मोनिक दोनों आए थे, यहां पे खाली ऑड हार्मोनिक आ रहे, यहां पे खाली क्या आ रहे, ऑड हार्मोनिक आ रहे, क्या आ रहे, ऑड हार्मोनिक आ रहे। आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना बोले। मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा जो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ये थी, रिफ्लेक्टेड की क्या है, खाली x के बदले माइनस x करना है, पलटी नहीं मारनी, खाली y एक्सिस के अबाउट ग्राफ को पलटना है। किसके एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट पलट दिया, ये बन गया बेटा रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन, है ना। और जो सुपरपोजिशन से बनेगा yi प्लस वाई आर, वो ये आ गया, y क्या है, yi प्लस वाई आर, है ना, हाँ ना बोलो। अब x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड होना चाहिए। देखिए x इक्वल टू 0 पे जो एम्पलीट्यूड है वो तो ये है ना, साइन ओमेगा टी, तो जब 1 होगा तो x इक्वल टू 0 पे cos 0 1 2a आ रहा है, यस यही हम देख रहे थे कि यहां एंटी नोड है, और वही वहां पे एंटी नोड है, वही वहां पे एंटी नोड है। अच्छा ऑसिलेशन किधर से दी, x इक्वल टू 0 से, x इक्वल टू l से, x इक्वल टू l से, है ना। अच्छा x इक्वल टू l क्या है, नोड या एंटी नोड, नोड, तो x इक्वल टू l पे हमने 0 किया तो cos के l को 0 किया, cos थीटा 0 थे 2n माइनस 1 पाई बाय 2 पे, क्या दो आ गया, है ना। बस वहां से बेटा लेमडा निकाला, लेमडा निकालने के बाद v बाय लेमडा से फ्रीक्वेंसी निकाली,
तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 2n-1 v/4l। क्या आ गई बेटा फ्रीक्वेंसी 2n-1 v/4l, 2n-1 v/4l, दैट इज v/4l, 3v/4l, 5v/4l, 7v/4l। हाँ ना बोलो। अब इसी चीज को अगर मेरे को बिना दिमाग लगाए, इतनी गणित ना लगाए बगैर करना हो तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा या तो ये कंडीशन होगी, या तो आधा लूप बढ़ा दो, मतलब सॉरी एक लूप बढ़ा दो, या 2 लूप बढ़ा दो। ये कंडीशन आएगी। तो ये क्या है? क्या ये λ/2 है? नहीं, ये तो λ/4 है। अरे हाँ ना बोलो यार, ये तो इतना है ना, λ/4 है, तो λ/4l है। ये फंडामेंटल मोड हो गया, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो लैम्डा आ गया 4l, है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v/λ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो क्या बन जाएगी? v/4l। नहीं आया समझ में? और ये क्या है? λ/4, 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 3λ/4l, लैम्डा इक्वल टू 4l/3, लैम्डा इक्वल टू 4l/3। बेटा ये पर्टिकुलर लेक्चर ना आपको थोड़ा सा सुनने में टिपिकल लग सकता है, सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही इजी है, बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन होंगे। हाँ डेफिनेटली कॉपी को पढ़ना पड़ेगा, शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा लगता है। लैम्डा क्या आ गया? 4l/3। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v/λ। तो क्या हो जाएगा? v/4l/3, दैट इज 3v/4l, है ना। और यहां पे 1 2 3 4 5 λ/4, 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 5 λ/4 इक्वल टू l, लैम्डा इक्वल टू 4l/5, लैम्डा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी v/λ। और फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही है प्यारे बच्चों? बता दो यार, 5v/4l। क्या वही आंसर्स आ गए जो पहले आए हैं? है ना। तो बेटा ये आसान मेथड है, अगर आप वो भयानक वाला नहीं याद रखो तो ऐसे याद रख लेंगे। तो बेटा इसमें क्या आते हैं बेटा? v/4l, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल मोड, या फर्स्ट नेचुरल मोड, या फर्स्ट नॉर्मल मोड, ये सेकंड नेचुरल मोड, सेकंड नॉर्मल मोड, या फर्स्ट ओवरटोन, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। हाँ ना बोले? इसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन अगला, फर्स्ट ओवरटोन। ये सेकंड ओवरटोन आ रहा है। ये क्या आ रहा है? ये है फिफ्थ हार्मोनिक। ये क्या है? फिफ्थ हार्मोनिक। और ये अगला ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन। वहां क्या बने थे? v/2l, 2v/2l, 3v/2l, फंडामेंटल मोड, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। तो बेटा वहां था nth ओवरटोन था n+1 v/2l। वहां पे nth ओवरटोन देखो, पिछला वाला देखो जरा, nth ओवरटोन आया था n+1 v/2l। फर्स्ट ओवरटोन में 2v/2l था, सेकंड ओवरटोन में 3v/2l था। वहां पे nth ओवरटोन है, वहां पे nth ओवरटोन है n+1 v/2l। यहां पे nth ओवरटोन क्या आएगा? 2n+1 v/4l। nth ओवरटोन 2n+1 v/4l। क्या बेटा? फर्स्ट ओवरटोन में 3 आ रहा है, 2 × 1+1। सेकेंड ओवरटोन में 5 आ रहा है, 2 × 2+1। nth ओवरटोन में 2n+1 v/4l। बेटा वो मैंने 2n-1 π/2 के लिए कहा था, वहीं पे अटक गए शायद आप, है ना। ये आप छाप लेंगे फटाक से। देखो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। बेटा मैंने आपको बता दिया था स्टैंडिंग वेव में बेटा क्या क्या चीजें, फटाफट से एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं। बेटा स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन तब हुआ था जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो कुछ एक पॉइंट्स ऐसे थे जो रुके रह जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स, है ना। तो ऐसे ही मन में ख्याल आया क्यों रुका रह गया, क्यों? तो मैंने कहा कि भाई क्यों रुके रह जा रहे हो? कोई एक पॉइंट ये था, कह रहा सर देखो जैसे मान लो मेरे पास ना अभी यहाँ इससे भी जीरो डिस्प्लेसमेंट आ रही है और इससे भी जीरो आ रही है। मैंने कहा ठीक है। कहते जब ये आगे बढ़ेगा ना, ये कह रहा है एक्स ऊपर चल, और ये जब आगे बढ़ेगा कह रहा है एक्स, ओ सॉरी, एक कह रहा है एक्स ऊपर चल, एक कह रहा है एक्स नीचे चल, तो नेट क्या हो जाएगा? जीरो।
कह रहा मेरी हमेशा झंड हो जा रही है, मेरी हमेशा, इसलिए मैं रुका रह जाता हूं। मैंने कहा ओके, मैंने क्या कहा, समझ में आ गया। जब ये कहेगा ए ऊपर चल तो ये कहेगा, ओ सॉरी, ये कहेगा ए नीचे चल तो ये कहेगा ए ऊपर चल। अरे कह दो आ गया यार। तो एक कुछ ऐसे पॉइंट है जिनकी झंड हो जाती है, जिनकी ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे, वहीं के वहीं। बोलो आया। तो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि स्टैंडिंग वेव्स बेटा एक मतलब क्या है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न है। कब जनरेट होता है, जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो कुछ लूप्स टाइप के बन जाते हैं, और एक पर्टिकुलर लूप के पार्टिकल एक एक मतलब सेम फेज में नाचते हैं, और अपोजिट लूप वाले अपोजिट डायरेक्शन में नाचते हैं। हाँ ना बोले यार, हाँ की ना। इनमें 180 डिग्री फेज होता है, और जो सेम लूप में होता है उनमें वो सेम फेज में होते हैं। वो एम्पलीट्यूड अलग अलग का अलग अलग हो सकता है, एम्पलीट्यूड अलग अलग का अलग अलग हो सकता है, पर फेज सेम होगा। जब एक अपना पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तो दूसरा भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा। हाँ, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम किसी की a/2 होगी, किसी की a होगी। समझ में आ गया अक्षय? तो अब बेटा इक्वेशन किस फॉर्म की आई थी? इक्वेशन आई थी 2a sin kx cos ओमेगा t या 2a cos kx sin ओमेगा t। इन जनरल मैं बोलूं ना, इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, तो इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बनती है बेटा, वो उसकी फॉर्म होती है a sin kx प्लस φ1 sin ओमेगा t प्लस φ2। अब देखो बेटा, ये φ1 φ2 कैसे पता लगता है? मान लो कोई कहते x इक्वल टू 0 पे नोड है तो φ1 0 हो गया। x इक्वल टू 0 पे नोड है तो φ1 0 हो गया। कोई कह देगा x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड है तो φ1 π/2 हो जाएगा। अरे नहीं आया, ये एम्पलीट्यूड है ना एंटी नोड का। अरे हाँ ना बोलो, सॉरी, एम्पलीट्यूड का एंटी नोड ये है। अगर 0 पे x इक्वल टू 0 पे नोड है, अगर x इक्वल टू 0 पे नोड है, अगर x इक्वल टू 0 पे नोड है प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, इफ एट x इक्वल्स टू 0 देयर इज अ नोड, तो वहां पर हमेशा 0 रहना चाहिए। तो वो कब बनेगा? जब φ1 0। आप कह रहे हो φ1 पाई भी ले सकते हैं, आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा ना, वो भी सही है ना। तो लेकिन हम हमेशा 0 लेंगे, मैं हमेशा 0 लूंगा, ठीक है। आपका मन हो तो आप पाई लेना, उससे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी हो सकती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, है ना। तो अब φ2 कैसे तय करेंगे? वो आपको कह देंगे कि मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इतनी मतलब जो भी a/2 पे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि φ2 क्या है। मतलब SHM वाली कोई कंडीशन दे देंगे, है ना, जिससे आपको φ2 को पहचान लेना होगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप मेरी बात समझ पाएंगे, ठीक है। अब बेटा मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं, बेटा बनी कब है? जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जो दोनों की वेवलेंथ बराबर है, तभी बेटा एक नोड बना रहेगा। जब ये कहेगा कि ए ऊपर चल, तब ये कहेगा ए नीचे चल। ऐसा कब होगा? जब दोनों λ/4 की दूरी पे होंगे। अरे बोलो आया यार, अरे ना आया, हेलो गधे, समझ में आ रहा है? हाँ, तो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। नहीं तुम गधे वधे नहीं, प्यारे बच्चों। हाँ, हेलो पीयूष ठाकुर, खड़े हो तुम। तो बेटा जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड होती है, जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट, या तो एक लूप बनेगा, या दो लूप बनेंगे, या तीन लूप बनेंगे। और जब एक लूप बनेगा तो दो नोड होंगे और एक एंटी नोड। जब दो लूप बनेंगे तो तीन नोड होंगे, दो एंटी नोड। देख रहे हो? दिख गया? तो तीन नोड, दो एंटी नोड। अच्छा, चार लूप बनेंगे तो क्या होगा? 5 नोड, 4 एंटी नोड। आया? यू आर अ गुड बॉय। तो बेटा मेरी बात सुने बैठे बैठे। तो बेटा जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड होती है, जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड होती है, बेटा मेरे को तो ना याद है सारी चीजें, मैं तो बिल्कुल कर रही तरीके से रट चुका हूं। तो दो लूप बनेंगे या तीन लूप बनेंगे, λ/12, 2λ/12, 3λ/12। क्या ये बातें याद आ रही हैं? nλ/12, nλ/2 इक्वल 12। क्या ये बात याद आ गई? λ/12, 2λ/12, 3λ/12। nth नेचुरल मोड में या nth नॉर्मल मोड में क्या होता है? nλ/12। बोलो आया? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना बोलेंगे तो लैम्डा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 12/n। बोलो आया? अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों? v/λ, है ना। ये क्या आ जाएगा? nv/12। क्या आ गया? nv/। अच्छा, तो इसमें क्या क्या आएगी? v/12 आएगी फ्रीक्वेंसी, फिर 2v/12 आएगी, फिर 3v/12 आएगी, एंड फिर 5v/12। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव का रेशियो अगर ऑड इज टू ऑड आ जाए, ओ सॉरी, ऑड इज टू इवन आ जाए या इवन इज टू ऑड, मतलब v/12, 2v/12, 3v/12, 4v/12, 5v/12, तो f, 2f, 3f, 4f ऐसी आ रही है। मतलब ऑड इवन हार्मोनिक्स सारे आ रहे हैं, ऑड इवन हार्मोनिक्स। ये क्या है? फंडामेंटल मोड। ये क्या है? फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ओवरटोन में 2v/12, nth ओवरटोन में n+1 v/12। कह दो आया? अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्या आ रहा है? f, 2f, 3f, 4f सारे आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड में क्या होता है? या तो आधा लूप बनेगा
या 1.5 लूप बनेगा, बेटा मदद तो कर दो यार, या 2.5 लूप बनेगा, कोई मदद नहीं कर रहा ना। लैम्डा बाय 4L, ये लैम्डा बाय 4 है, समझ पा रहे हो, ये लैम्डा है तो ये लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4L 1 2 3 लैम्डा बाय 4L 1 2 3 4 5 लैम्डा बाय 4L, हाँ ना बोलो। पहला वाला लैम्डा बाय 4L, दूसरा वाला 3 लैम्डा बाय 4, दूसरे में 3 लैम्डा बाय 4, 2n-1 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू 2n-1 नहीं है, नहीं है, नहीं है, आया। 2n-1 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ताकि n इक्वल टू 1 पे तो लैम्डा बाय 4 बन जाए, 2 पे 2 2 4 -1 3 लैम्डा बाय 4L, हाँ ना बोलो। तो लैम्डा क्या आ जाएगा 4L अपॉन 2n-1, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना, तो बोल दो यार। अब यहां से फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी v 2n-1 v बाय 4L, क्या दो आ गया। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे, फंडामेंटल मोड v बाय 4L, फिर 3v बाय 4L, फिर 5v बाय 4L, फिर 7v बाय 4L, फिर 9v बाय 4L, फिर 11v बाय 4L, फिर 13v बाय 4L। क्या ये बात समझ में आई। ऑड हार्मोनिक्स कैसे आ रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव का रेशियो, दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज का रेशियो, अगर ऑड बाय इवन है तो इसका मतलब फिक्स्ड एट बोथ एंड, अगर ऑड इज टू ऑड है इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड एट वन एंड, फिक्स्ड एट नहीं है, नहीं है, हाँ ना बोलो। जैसे देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, बड़ी सिंपल बात बता रहा हूं, अगर मान लो ऐसी है ना, तो बेटा अब इनका रेशियो लेंगे, ये कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज है ना, 720 हर्ट्ज और 1200 हर्ट्ज, तो रेशियो लेंगे 720 बाय 1200, 24 3 जा 24 5 जा, अरे आपको तो मालूम होगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है ना, हाँ ना बोलो यार। तो 24 5 जा है ये, और ये 24 3 जा, 3:5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड एट वन एंड, फिक्स्ड एट, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये 24 इंटू 3 है, 24 इंटू 5, फंडामेंटल होगी 240, क्या दो आ गया, नहीं आया, अरे 240 इंटू 1 240 इंटू 3 240 इंटू 5, अरे कह दो आया यार, हाँ ना बोलो। अच्छा वैल्यू टेढ़ी दे दी, आपको लग रहा होगा काश में 500 और 700 देता तो कितना अच्छा लगता ना। अच्छा अगर मान लो ऐसी होती 720 और 840, अब क्या होगा, अब रेशियो फिर से लेंगे 720 बाई 840, क्या बन के आ जाएगा, 12 6 72 12 7 84 6:7, इसका मतलब ये क्या है, फिक्स्ड एट बोथ एंड वाली कंडीशन, फिक्स्ड एट। अब बेटा देखो फिक्स्ड एट बोथ एंड और फिक्स्ड एट वन एंड तो पहचान लोगे, फिक्स्ड एट बोथ एंड और फिक्स्ड एट वन एंड तो पहचान लोगे। अब फिक्स्ड एट बोथ एंड फिक्स्ड एट वन एंड नहीं पहचानोगे, बिल्कुल पहचान लेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे, बिल्कुल आराम से पहचान लेंगे, कैसे पहचान लेंगे, बिल्कुल आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ, हाँ ना बोलो यार, कैसे पहचान लेंगे। अब मान लो फिक्स्ड एट बोथ एंड है तो कैसी फ्रीक्वेंसी आएंगी, f 2f 3f 4f, तो कोई भी दो का डिफरेंस जो है वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है। और अगर f 3f 5f 7f आ रहा है, अब कोई भी दो कंसेक्यूटिव के डिफरेंस का हाफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। जब फिक्स्ड एट वन एंड है तो कोई भी दो के डिफरेंस का हाफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, कोई भी दो के डिफरेंस का हाफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और जब फिक्स्ड एट बोथ एंड है तो कोई भी दो का डिफरेंस जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। बोलो आया। हर्ष आप कब वापस आ गए थे, आप कब वापस आ गए, स्टार्ट किया तभी आ गए थे, यूर अ गुड गर्ल। अच्छा तो बेटा मेरी बात सुने ध्यान से। अच्छा इक्वेशन बेटा किस फॉर्म की होनी चाहिए, a sin kx प्लस phi1 sin ओमेगा t प्लस phi2, नहीं समझ में आया ना। हेलो अभिनव आनंद, इधर मन लगाओ, किसके ख्यालों में मन लगाओ, इधर पढ़ाई में हो। a sin kx प्लस phi1 sin ओमेगा t प्लस phi2 इस टाइप की इक्वेशन होती है बेटा स्टैंडिंग वेव की। किस टाइप की होती है, a sin kx प्लस phi1 sin ओमेगा t प्लस phi2। phi1 की वैल्यू क्या होगी अगर x इक्वल टू 0 नोड है, 0, और अगर एंटी नोड है तो π/2, ताकि x इक्वल टू 0 पे a sin π/2 बन जाएगा a मैक्स। यही तो एम्पलीट्यूड होता है किसी भी x पे, दिस इज एम्पलीट्यूड एट x, जब ये 1 होगा। अब ये कैसे ढूंढेंगे, कोई SHM की सिचुएशन दे देंगे, कोई SHM की सिचुएशन दे देंगे, हम पहचान लेंगे। बोलो आया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना।